अब तो बड़ा आसान हो गया है, अब तो मोबाइल से ही पत्रकारिता हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब जितना आसान हो गया है पत्रकारिता का स्तर उतना ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे हो गया। हाँ, सबसे चुनौतीपूर्ण इंटरव्यू जो मेरे लिए रहा वो रहा सईद अली शाह गिलानी का। और सईद अली शाह गिलानी के इंटरव्यू की जो साक्षात्कार की कहानी है, अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ। जी जी जरूर। यहाँ एक किसान थे, उनका नाम था मंगल सिंह चिब। उनकी भैंस जो है वो सीमा को लांघ जाती है, तो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो वो अपनी भैंस को ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगते हैं, तो वहां से दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो मंगल सिंह चिब जी को गोली लगी या 2 गोलियां लगी, उनका उसी वक्त घटना स्थल पर उनका देहांत हो गया। तो वहां पे एक बड़ा रिस्क था उस समय, मेरे ख्याल अभी भी होगा, कि आप अगर किश्ती को सही तरीके से नहीं चला पा रहे, आप बिल्कुल, पाकिस्तान आपकी बिल्कुल पास है, थोड़ा सा भी अगर उसमें फर्क रहा तो आपकी किश्ती जो है, जो दूसरा किनारा है, वो आपको पाकिस्तान का मिलेगा। डिस्प्लेस हुए लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो मुझे सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं कभी महसूस होता है दिल से कि देश तो एक ही है, अखंड भारत जो जैसे था। कोई पॉलिटिकल रीजंस या जो भी रीजंस रहे कि हमें दो में बांटना पड़ा, और उसकी जो दर्द है, जैसे आपने बयान किया कि कितना दर्दनाक है। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज तवी टेल्स एपिसोड 10। ये केवल एक एपिसोड नहीं, बल्कि हमारे छोटे से सफर का एक माइलस्टोन है, एक पड़ाव जो हमारी यात्रा, जो डोगरों की कहानियों और समर्पण को दर्शाता है। और आज इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिनकी कलम ने सच्चाई को उजागर किया, इतिहास को जिंदा रखा और समाज की धड़कन को अपनी लेखनी में समेटा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंवर शक्ति सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, आपका, विकास सर का, कि आपका पॉडकास्ट इतना बढ़िया चल रहा है और आपने इतने बड़े पैमाने के पॉडकास्ट पर मेरे जैसे छोटे इंसान को याद किया। मैं बहुत आभारी, धन्यवाद। ये हर बार हम यही डिस्कस करते हैं, मैं और विकास जी। आप सभी एपिसोड्स देखेंगे तो एक डोगरों का एक ट्रेडमार्क है, सिंप्लिसिटी, ग्राउंडेड एंड हम्बल। जो अगर जो भी हमें फॉलो करते हैं ऑन आर पॉडकास्ट, आज जो 10वीं एपिसोड के अंदर भी यही चीज निकल कर आएगी कि आप हम्बल हैं, रूटेड हैं, और कभी भी अपनी किसी जो चीज आपने की है उस पर गुमान हो। आप एक लेखक हैं, एक पत्रकार हैं, एक पटकथा लेखक हैं, एक विचारशील मन जिनकी सोच सीमाओं को लांघ जाती है। इनके पिताजी श्री पदम देव सिंह जी निर्दोष डोगरी भाषा के उन अनमोल कवियों में से हैं जिनकी कविताएं केवल शब्द नहीं, बल्कि सरहदों को पार कर दिलों में उतर जाने वाला एहसास है। उनकी कविताएं हिंदुस्तान में जितनी सम्मानित हैं, उतनी ही सरहद पार भी सम्मान पाती हैं। इनके दादा कर्नल शिवराम जी एक ऐसे नाम जो प्रथम विश्व युद्ध के रण क्षेत्र में वीरता की मिसाल बनकर अमर हुआ। वह कलीट किले के स्वामी, राजा, जागीरदार, वह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि डोगरा शौर्य और बलिदान की गाथा थी। इसी गौरवशाली इतिहास की रोशनी में अपनी मेहनत और हुनर से एक नया अध्याय लिख रहे हैं कुंवर शक्ति सिंह जी। पत्रकारिता का सफर 1996 में कश्मीर टाइम्स से शुरू हुआ। एक समय जब जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता करना तलवार की धार पर चलने जैसा था, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, आप एक चीज डालें उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक अखबार में चीज छप जाए वो हमेशा के लिए एक इतिहास बन जाती है। तब उन्होंने सुरक्षा, अपराध, सांस्कृतिक भेदभाव और विभाजन जैसे संवेदनशील विषयों पर रिपोर्टिंग की। 2004 में स्वतंत्र पत्रकारिता में कदम रखा और सच को सामने लाने का जज्बा बनाया। कई दिग्गज हस्तियों का साक्षात्कार किया और साहित्य, इतिहास एवं सामाजिक विषयों पर लेखन किया। इन्होंने कई पिक्चरों की पटकथाएं भी लिखी, जिसमें से लाइंस, टू बैंड रेडियो और टी। कल जब होली का अवसर था तो मैं बैठ के पहले ट्रेलर देख रहा था, और टू बैंड रेडियो, अमेजिंग कंसेप्ट। एक तो मैं जरूर है कि इन तीनों में से एक पिक्चर तो कल जरूर देखूंगा, क्योंकि ट्रेलर इतना सशक्त था। पिक्चर तो होनी होनी है, क्योंकि शक्ति जी द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें सशक्तता हमेशा होगी होगी। ये मूवी Z5, बूट, जियो सिनेमा और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और
मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन, गोवा फिल्म फेस्टिवल फ्रांस और सिंगापुर में इन पिक्चरों ने अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन इनकी रचनात्मक केवल केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रही। साहित्य जगत में भी इन्होंने अपनी खास पहचान बनाई है। 2 हिंदी कविता संग्रह लिखे, शहर जब सो जाता है, बहुत अच्छा नाम और समकाल की आवाज, इतिहास और समाज पर शोधपूर्ण दस्तावेज तैयार किए और द हेरिटेज फाउंडेशन के आजीवन सदस्य बने। इसके साथ ही इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महाराजा गुलाब सिंह अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार और अन्य कई सम्मानों से ये हमेशा सम्मानित रहे हैं। आज तवी टेल्स की एपिसोड 10 में वी आर ऑनर्ड कि आज हमारे साथ कुंवर शक्ति सिंह जी हैं, और इनके साथ ही हम आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू डॉक्टर विकास। नमस्कार कुंवर शक्ति सिंह जी। और जैसे अजय जी ने बताया कि ये 10वां एपिसोड है और नंबर 10 एक मायने रखता है, क्योंकि एक छोटा सा सफर, एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया था 2 महीने पहले, और इकाई से 2 डिजिट, डबल डिजिट पे हम आ रहे हैं। और डबल डिजिट जो शख्सियत कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं हो सकती। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट गेस्ट आए हैं हमारे पास, इकाई से दिहाई के जब हम सफर तय कर रहे हैं, और ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं हमारी यात्रा के भी। तो कुंवर शक्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अपने शेड्यूल से हमें समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अचीवमेंट से भरा हुआ जीवन। लेकिन उससे पहले मैं जब शुरुआत करूंगा तो मैं आपका जो परिवार है, आपके पिताजी एक बहुत ही प्रतिष्ठित डोगरा कवि हैं जिनको अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्यार मिला है। और जैसे अजय जी ने बताया कि ना सिर्फ इस सरहद के इस ओर सराहना मिली, सरहद के पार भी उनको सराहना मिली, और खासकर अपने लोगों से बहुत प्यार मिला। और आपके दादाजी ने प्रथम विश्व युद्ध में जो वीरता दिखाई, जिसके लिए महाराजा हरि सिंह ने उनको कलीठ का किला भी प्रदान किया एक तो उपहार के तौर में। तो ये बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो है आपकी, एक तरफ कवि, एक प्रतिष्ठित कवि, और दादाजी एक बहादुरी का जो मिसाल कायम की है, उसका मिश्रण जो आपको फैमिली बैकग्राउंड में मिला है, उसने आपकी अपने जीवन में अपने लिए उच्च मापदंड जो आपने रखे हैं उसमें कैसे आपको प्रेरणा प्रदान की, हम ये जानना चाहते हैं। उनका कैसा इम्पैक्ट रहा आपकी जर्नी के ऊपर? बहुत बहुत पहले आभार है विकास सर और खजुरिया सर। देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि इसकी 3 सतहें हैं। पहला तो जो मेरे पूर्वज थे, मेरे यहाँ दादाजी थे। दूसरा निर्दोष साहब, मेरे पिताजी। और तीसरा मेरा अपना जीवन। अब कई बार क्या होता है कि आपके पूर्वज क्या होते हैं और आप उस लेगेसी को आगे चला नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। और जो निर्दोष साहब हैं वो दादाजी के बिल्कुल ही विपरीत, या उनका कंट्रास्ट थे। एक फकीर थे, एक साहित्यकार थे, और दादाजी एक योद्धा थे। हालांकि निर्दोष साहब भी योद्धा ही थे, उन्होंने 1962 की इंडिया चाइना की वार लड़ी, लेकिन वो अपने प्रोफेशन को लेके अपने जीवन भर वो एक कवि रहे। तो इन चीजों को कबूल करना या इनको लेके चलना, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर खुद एक संवेदनशीलता थी, मेरे अंदर खुद एक समझ थी कि मैंने इन चीजों को लिया, फिर इनको लेके मैं आगे चला। वैसे तो हमारे परिवार में हो सकता है या खानदान में उस तरह के कई लोग हुए होंगे या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो साहित्य में या संस्कृति को लेके या लेखन को लेके, चाहे वो किसी भी विधा का लेखन है, तो आगे चल रहा हूँ, या विरासत को लेके अपनी। तो बड़ा अच्छा लगा इसमें। दादाजी की कहानियां हमने सुनी है, और दादी जी की अपनी कहानियां थी। हाँ, उनकी भी बड़ी दिलचस्प कहानियां थी दादी जी की। उनका निधन 1984 में हुआ, और मुझे ये खुशनसीबी नसीब हुई कि मैं उनको देख चुका हूँ, बल्कि उनके साथ थोड़ा बचपन गुजार चुका हूँ। और फिर निर्दोष साहब का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण था, बहुत ही ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ। ये चीजें मेरे घर में वेदपाल दीप जी और वेद भसीन जी और यश शर्मा जी और डॉक्टर ओम गोस्वामी जी और इस तरह के लोगों का आना जाना था। शायद उसी कारण मैं इन चीजों से प्रभावित हुआ या इन चीजों को लेके चल रहा हूँ आज जहां भी हूँ।
बहुत खूब। अब हम थोड़ा आते हैं आपके बचपन और शिक्षा के बारे में, और जी। साथ ही इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिसके बारे में हम भी और साथ में हमारे व्यूअर्स भी काफी इच्छुक होंगे। जब एक ही घर में दो उच्च कोटि के साहित्यकार हों, तो आप निर्दोष साहब के साथ वार्तालाप कैसा होता था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि बड़ा रेयर होता है कि एक ही घर में दो इतने लेखन के धनी दोनों बैठे हों। क्या डिस्कशंस क्या होती होंगी, उसके बारे में हम थोड़े इच्छुक हैं जानने में। आज से ऐसा है कि तब तक तो मैं लेखक नहीं था, तब तक लेखन के धनी वही थे। तो जी जी। बट होना परिवार लेकिन में होता है चिकने पात, तो कहीं ना कहीं वो दिखने तो शुरू ही हो गया होगा कि आप में लेखन की प्रतिभा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। निर्दोष साहब के साथ मेरा जो संबंध था वो एक पिता और पुत्र से अधिक एक दो दोस्तों का संबंध था हमारा। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दोस्त की तरह। हमें कई इस तरह की बातें होती थी, मुझे लगता है कि जो एक बेटे में और एक पिता में नहीं होती है आमतौर पर। तो हम कई बार बहुत दार्शनिक बातें करते थे, बहुत फिलोसफी की बातें करना शुरू हो जाते थे, बल्कि वो मेरे साथ करना शुरू हो जाते थे या मैं उनके साथ शुरू हो जाता था। हम कला की बात करते थे, हम लिटरेचर की बात करते थे, हम फाइन आर्ट की बात करते थे, और थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करते थे। तो हम कई बार बहुत गहराई में चले जाते थे। मुझे आज भी याद है कि एक बार मेरे कमरे में निर्दोष साहब बैठे थे शाम को, तो चुपचाप बैठे रहे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैं ये आंसू समझता हूँ कि ये आंसू आपकी आंखों में, इन आंसुओं की कदर जो है वो मैं जानता हूँ, और इन आंसुओं का कारण भी जानता हूँ। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया था कि जो आदमी एक इतनी बड़ी रॉयल फैमिली से, शाही परिवार से संबंध रखता हो, और फिर उनका 1940 में जन्म हुआ था। 1946 में, यानी कि जब निर्दोष साहब का छठा साल चल रहा था जीवन का, तो उनके पिताजी का निधन हो गया। और 1947 में एक ही साल के बाद विभाजन हो गया देश का। तो निर्दोष साहब को 11 वर्ष की उम्र में बॉय कंपनी में भर्ती होना पड़ा, जिसको बाल सेना या बच्चा पार्टी कहते थे। तो वो बच्चा जो बहुत ही एक सुखद माहौल में जिया हो, जिसको बहुत ज्यादा सहूलियातें हों, जिसको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहा हो, और शाही माहौल का तो मतलब आप समझते ही हैं। वो जब 11 साल की आयु में भर्ती होते हैं सेना में, और उनको ओवरसाइज फौजी बूट पहनने पड़ते हैं, और उनको उस तरह की सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। फिर उनके जीवन का अपना संघर्ष जो था, निजी संघर्ष भी कुछ था उनका। और साहित्य को लेके वो एक बड़े संवेदनशील थे, कवि थे, लेखक थे। तो हमारा रिश्ता बहुत गहरा था। क्रिएटिविटी की जहां तक बात है, जिस तरफ आप बात कर रहे हैं, या रचनात्मकता की बात है, सृजनात्मकता की बात है, तो वो उसी उसका बीज उसी वक्त पनपना शुरू हो गया था। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि माहौल भी घर का ऐसा था, और बड़े मित्रता वाले संबंध थे हमारे। मुझे ये पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि हम जब बैठते थे तो हम आने वाले 30 साल और 40 साल और 20 साल के बारे में सोचते थे कि तब क्या होगा, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप मुझे किस मंच पर या किस स्थिति में देखेंगे। और रहा बात मेरी शिक्षा की, तो मेरी शिक्षा अखनूर से ही हुई है। अखनूर में जो आर्मी स्कूल है, इसका पहले नाम हुआ करता था चिनाब पब्लिक स्कूल। तो शुरू की शिक्षा मैंने वहां ग्रहण की, और अब उसका नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। तभी वो सेना स्कूल था, अब भी है, सिर्फ नाम का परिवर्तन है। और उसके बाद थोड़ी देर अखनूर में एक ओरिएंटल एकेडमी है, मैं उसमें पढ़ा। और उसके बाद जम्मू का फाइन आर्ट्स कॉलेज जो है, मैंने उसमें एडमिशन ली। 5 साल की डिग्री मैंने जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अधीन जो मुझे मिल गई, और मैंने ली। और अब तो मैंने सुना है कि वो डिग्री 4 साल की है। बस इस तरह की यात्रा रही। उसके बाद मुझे पुणे जाना था एफटीआईआई में, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि मैं पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सका। वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उन दिनों निर्दोष साहब तो थे नहीं, क्योंकि उनका 1994 में निधन हो चुका था। तो उनकी प्रतिमा को अखनूर में स्थापित करने के लिए एक संघर्ष चल रहा था कि उनके नाम क्या, जो एक मुख्य चौक है अखनूर का, उसका नामकरण हो, उनकी प्रतिमा वहां स्थापित हो। और काफी लोग उसमें शामिल थे उस संघर्ष में। डोगरी संस्था थी, डुग्गर मंच था, एक डोगरा लिबरेशन फ्रंट संगठन होता था, वो था, और भी लोग थे। तो मुझे लगा कि मैं जब 2004 में मैंने डिग्री अपनी हासिल की, तो मैंने कहा मैं पुणे में एडमिशन 1 साल के बाद लूंगा, तो इस काम को निपटा लेता हूँ। लेकिन उसमें कुछ सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण ऐसे बने, उनका समावेश ऐसा मेरे सामने खड़ा हुआ
कि निर्दोष साहब की प्रतिमा को वहां स्थापित होने में या उस चौक का नामकरण जो था निर्दोष चौक बनने में 7 साल लग गए। तो मुझे खैर इस चीज का कोई उस तरह का पछतावा भी नहीं है, और मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन आपने ये देखा कि आप पुणे ना जा पाए, लेकिन आप बॉम्बे को अखनूर लेकर आ गए, तो ये बहुत बहुत सराहनीय है। और दूसरा, जैसे आपने 7 साल बोला, मैं भी इस बारे में पढ़ रहा था कि जो चौक पे निर्दोष साहब का जो वहां पे लगा हुआ है, पुतला भी लगा हुआ है। और बट इसमें सबसे बड़ी चीज है कि 7 साल का जो समय लगा, इस चैनल के माध्यम से हमेशा हम ये बताते हैं कि हम बहुत कंजूस हैं अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने में। उनकी कंट्रीब्यूशन साहित्य में इतनी अधिक है, अगर वो यहाँ पे ना होकर किसी और राज्य में होते तो शायद इतना संघर्ष करने की जरूरत ही ना पड़ती, और ये 7 साल की वेट ना होती। वो तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि आपके दिल में नहीं लगा, लेकिन हर एक डोगरे के दिल में लगना चाहिए कि क्यों इतना डिले हुआ 7 साल का उनको सम्मान देने में। डॉक्टर विकास। शक्ति सिंह जी, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, हम उस पे आते हैं अब। 1996 में आपने पत्रकारिता में कदम रखा और कश्मीर टाइम्स से इसकी शुरुआत की। और लगभग जब मैं कंपेयर करता हूं तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन 1995 में मेडिकल कॉलेज जम्मू ज्वाइन किया था, लगभग वही काल जब मैं भी जम्मू आया। तो उस समय कुछ ही न्यूज़पेपर्स थे जम्मू और कश्मीर में, और कश्मीर टाइम्स ऐसा न्यूज़पेपर था जिसकी प्रेजेंस जम्मू में भी थी और कश्मीर में भी थी, दोनों जगह पढ़ा जाता था, बाहर भी पढ़ा जाता था। तो उस दौर में जो पत्रकारिता का अनुभव रहा, उसमें टेररिज्म भी था, कश्मीर में तो था ही, जम्मू भी इसकी चपेट में था, और बहुत सारे मुद्दे थे उस समय। उसमें मुझे लगता है कि पत्रकारिता करना जो था वो क्या चुनौतियां, ये आपको कितना चुनौतीपूर्ण लगा? और उस समय जब सिक्योरिटी इश्यूज, डाइवर्सिटी पे, क्राइम पे और सांस्कृतिक विषयों पे जो आपके दिल के करीब हैं, उनकी रिपोर्टिंग के अनुभव आपको कैसे रहे? सर, ऐसा है कि मुझे लगता है कि उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं इस समय, कि सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो था वो था कि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, मीडिया में माध्यम इतने नहीं थे कि आप बड़ी मुश्किल से फैक्स की टेक्नोलॉजी नई नई आई थी कि आप फैक्स कर सकते हैं। तो ये मोबाइल, इंटरनेट और ईमेल भी, मुझे लगता है कि ईमेल के लिए भी साइबर कैफे होते थे। साइबर कैफे जाते? हाँ, वो 20 रुपए घंटा या कुछ जो भी था। और अखनूर जैसे शहर में तो साइबर कैफे भी मेरे ख्याल से बड़ी देर में आया, और अगर था भी कोई तो वो उसमें पहले से ही सारी कुर्सियों पे लोग बैठे होते थे। चुनौतीपूर्ण इस हिसाब से, तकनीकीकरण के हिसाब से भी चुनौतीपूर्ण रहा। और दूसरी बात ये है कि अब तो बड़ा आसान हो गया है, अब तो मोबाइल से ही पत्रकारिता हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब जितना आसान हो गया है, पत्रकारिता का स्तर उतना ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे हो गया। और खैर, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो जिस तरह आप पूछ रहे हैं, वो बहुत चुनौतीपूर्ण समय था और बहुत ही दिलचस्प भी था और संघर्ष से भरा भी था। क्योंकि मैंने 96 में शुरुआत की, 94 में निर्दोष साहब का निधन हो गया। और पत्रकारिता में आने का मेरा जो कारण था, मुझे यूं लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरे पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए। वैसे मेरा नाम शक्ति सिंह जो है, मेरी दादी जी ने रखा है। अच्छा। तो शक्ति की कमी मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि निर्दोष साहब के 5 महीने बाद ही वेदपाल दीप जी का भी निधन हो गया। तो अकेलापन महसूस कर रहा था और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी कि मुझे लगा कि मैं ये चीजें अकेला नहीं निभा सकता, और पत्रकारिता एक अच्छा मीडियम है। और फिर मैं पत्रकारिता में आया, और कश्मीर टाइम्स के साथ हमारे पारिवारिक संबंध शुरू से रहे हैं। तो कश्मीर टाइम्स में एक फ्रीलांसर या एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैंने काम शुरू किया, या आप एक स्ट्रिंगर के रूप में कह सकते हैं। एक देहाती पत्रकार, एक कस्बे का पत्रकार, जिसके पास ना कोई कैमरा है, ना कोई स्कूटर है, ना कोई गाड़ी है, ना कुछ है, तो बस जुनून है। तो मुझे आज भी याद है कि उस दौर में मैं एक फोटोग्राफर है हमारे, उनकी दुकान हुआ करती थी, फोटोग्राफी की दुकान, जो वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या और किस्म की फोटोग्राफी करते हैं। उसका नाम था दुकान को उस समय पब्लिक स्टूडियो। जी। तो आज उनका दायरा काफी बड़ा है, आज उन्होंने लैब लगा ली है, उसका नाम गोपाल कलर लैब है। तो मुझे याद है कि मैं उनसे कैमरा मांगने उनकी दुकान पे जाता था, तो वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। तो वो 2 कैमरे होते थे उनके पास, तो एक कैमरा वो मुझे दे देते थे। तो उस कैमरा को लेके, और किसी स्थानीय जिस युवक में शौक है, ललक है फोटोग्राफी करने का, तो उसको साथ ले लेता था।
क्योंकि जम्मू से इमीडिएटली किसी फोटोग्राफर का आना इतना संभव नहीं होता था। तब उस समय अफजल शाह जी कश्मीर टाइम्स में हुआ करते थे, राजू केनी जी कश्मीर टाइम्स से चले गए थे, तो चंदनगिरी भी रहे लेकिन वो थोड़ी देर रहे। हम चले जाते थे बॉर्डर पर, कुछ ऐसा हुआ है तो जाना है। वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुझे एक कहानी याद आती है बॉर्डर की, परगवाल सेक्टर जो है, यहाँ एक किसान थे, उनका नाम था मंगल सिंह चिब। उनकी भैंस जो है वो सीमा को लांग जाती है, वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है, तो वो अपनी भैंस को ढूंढते ढूंढते आगे जाने लगते हैं, तो वहां से दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो मंगल सिंह चीफ जी को गोली लगी या 2 गोलियां लगी, उनका उसी वक्त घटना स्थल पर उनका देहांत हो गया। हमें उसको कवर करने जाना था, तो हमारे फोरमैन हुआ करते थे कश्मीर टाइम्स में फकीर चंद जी। तो उनका फोन आया, कहते जी ऐसे ऐसे बात है तो आप जाइए। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने बस पकड़ी और हम चले गए। तो आगे से एक मेटाडोर पकड़ी, फिर आगे एक ऐसा रास्ता था, एक ऐसा सफर था कोई 3-4 किलोमीटर का, कि जहां बस ही नहीं जाती थी, कोई मेटाडोर ही नहीं जाती, और बारिश का मौसम था। तो फिर उस समय में परगवाल में आपको दरिया से अपनी कश्ती जो है वो बड़ी मुश्किल से दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता था, कि जो पैसेंजर होते थे, आपके को पैसेंजर कह लीजिए, जो आपके साथी यात्री जो उसमें बैठने वाले, वो मिलके किश्ती सब चलाते थे। सभी, कोई मलाह नहीं होता था, किश्ती को चलाने वाला खुद ही चलानी है। तो वहां पे एक बड़ा रिस्क था उस समय, मेरे ख्याल अभी भी होगा, कि आप अगर किश्ती को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, आप बिल्कुल, पाकिस्तान आपके बिल्कुल पास है, थोड़ा सा भी अगर उसमें फर्क रहा तो आपकी किश्ती जो है, जो दूसरा किनारा है वो आपको पाकिस्तान का मिलेगा। तो हम चले गए उस तरफ, तो फिर वहां गए, वो सारा कुछ कवर किया। तो आती दफा जब हमें वापस आना था तो अंधेरा पड़ गया, और बारिश का मौसम था, शाम को ही अंधेरा पड़ जाता था उस समय। तो हम लोग जो थे, हम सरहद की दूसरी तरफ चले गए। ओह, अच्छा, इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। तो उन लोगों को लग रहा था कि भारत की तरफ से कोई बंदे आ रहे हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे वालों को लग रहा था कि उनकी तरफ से कोई आ रहा है। तो दोनों तरफ से शुरू हो गई। आपको शायद इस चीज की जानकारी होगी कि बॉर्डर पर एक लंबा सा घास होता है, बहुत ऊंचा घास होता है, उसको एरा बोलते हैं, एरा डोगरी में एरा बोलते हैं, ऐसे तो अंग्रेजी में भी एरा एक शब्द है। तो बड़ा मोटा सा घास होता है, लंबा सा होता है। तो हम उसमें छुप गए, यानी लेट गए। तो नीचे पानी था और सर्दियों के दिन थे और शाम पड़ रही थी। तो तब ये होता था कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो फायरिंग, जो सीज फायर जो है, फायरिंग बंद हो जाती थी दोनों तरफ से। तब एक इस तरह का दोनों मुल्कों में एक साझेदारी थी। हाँ, वो था बिल्कुल, कि फायरिंग जब सूर्य अस्त के बाद फायरिंग नहीं होनी। अब तो कभी भी हो जाती। तो उसके बाद हम लोग निकले, मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे रमन पावा। तो वो घबरा रहे थे, उनको सर्दी में भी पसीना आ रहा था। तो जब हम वापस आए तो बीएसएफ के कमांडर वहां पहुंच गए थे, तो उन्होंने हमें खूब डांटा, खूब फटकार लगाई कि आप उस तरफ क्यों चले गए, ये है वो है वो है। तो इस तरह की कई कहानी है। तो बड़ा संघर्षपूर्ण था। अच्छा, फिर हम, ये सिर्फ एक घटना का हवाला देते हुए मैं उस समय का सारा अपना जो काल है वो बता रहा हूँ कि वो कैसा रहा। फिर हम जौड़ियां तक पहुंचे, फिर हम अखनूर पहुंचे। फिर डार्क रूम में हमें वो फोटोग्राफ जो थे वो डेवलप करने थे, और रात पड़ चुकी थी, मेरे ख्याल 8:30 या 9 तो अखनूर में ही बज गए थे। तो वो डार्क रूम में फोटो डेवलप किए या करवाए साथ खड़े होके। तो वो फोटोग्राफ, गीले फोटोग्राफ लेके मैं गया। तो जब मैं कश्मीर टाइम्स के दफ्तर पहुंचा तो ऐसा कई बार होता था। तो बस स्टैंड से मुझे रेजिडेंसी रोड तक पैदल जाना पड़ता था। तो वहां पहुंचा, प्रबोध जम्वाल जी बैठे थे, हमारे बॉस, बड़े भाई। तो वो बड़े खुश होते थे कि इस लड़के में इतना जज्बा है, देखिए कहाँ से आता है दौड़ता हुआ। तो उन्होंने फोटोग्राफ देखे, बड़े खुश हुए, और वो खबर दूसरे दिन फ्रंट पेज पे आई। तो तब बड़ा अच्छा लगता था, मतलब कि अखबार अपनी ही खबर या अपना ही नाम फ्रंट पेज पे अगर छपा है तो 10 कॉपीज खरीद लेनी। तो बड़ा इस तरह का रहता था। कई बार आती दफा वहां से लेट हो जाना। तो बख्शी नगर जो पुली है नहर के, जम्मू में जो नहर पर जो वहां पुलिस का नाका होता था, तो उनको कहना जी किसी एम्बुलेंस में बिठा दीजिए, किसी पुंछ राजौरी में जाने वाले ट्रक में बिठा दीजिए ताकि हम घर तक पहुंच जाएं। तो बड़ा संघर्षपूर्ण था और बड़ा मजा आता था। और पत्रकारिता की तब बहुत वैल्यू थी, बहुत कदर थी, मतलब लोग बड़ी संजीदगी से लेते थे। ये वो समय था कि जब आपकी अखबार की कतरने जो होती थी, कटिंग्स जो होती थी, वो किसी इंसान को बहुत दूर पहुंचा देती थी, बहुत बड़ा इंसान बना देती थी प्रशासन में या सरकार में, या किसी को गिरा भी देती थी। तो अब तो थोड़ा सा फर्क है। बहुत ही संघर्ष, हाँ बहुत ही संघर्ष है। मतलब आज की डेट में जो आज के नए पत्रकार हैं
उनको मुझे लगता है ये जरूर देखना चाहिए कि ये जो मोबाइल से कितनी चीजें आसान है, मतलब मोबाइल इन सब के लिए वरदान है। फोटो खींचिए, उसी टाइम इंटरनेट से भेज दीजिए। तो सही कहा आपने कि बिना टेक्नोलॉजी के पत्रकारिता कितनी स्ट्रगल भरी थी। तो मुझे लगता है ये यंग पत्रकार जो हैं हमारे, उनको जरूर देखना चाहिए ऐसी संघर्ष भरी कहानियां जो आपने बताई हैं और आपने जी हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। और इसमें भी आपने अपने जुनून से काम किया, तो ये मुझे लगता है एक इनक्रेडिबल, एक इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। बिल्कुल डॉक्टर विकास आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समर्पण है। क्योंकि अगर आप किसी चीज में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तभी इस तरीके की भावना जो है वो बाहर आती है। और मैं अच्छा जैसे सर, मैं इसमें एक चीज और थोड़ा सा इसमें सम्मिलित करना चाहूंगा कि अगर प्रेरणा लेने की बात करनी है, मैं नहीं कहता कि आज के पत्रकार, हमारे जो नए पत्रकार हैं, वो मुझसे कोई प्रेरणा लें। प्रेरणा लेने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अगर ली जा सकती है मेरे ख्याल से प्रेरणा, तो ये है कि एक कस्बे का लड़का, एक देहात का लड़का शुरू करता है पत्रकारिता, और वो दिल्ली तक चला जाता है, वो आउटलुक हिंदी तक चला जाता है, वो द संडे इंडियन तक चला जाता है, या एक बड़े टीवी चैनल तक चला जाता है। तो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है, लेकिन माने ये रखता है कि आप अपने से कितने ईमानदार हैं, बिल्कुल आप खुद से कितने ईमानदार हैं। और कश्मीर टाइम्स का तो वो दौर था कि कश्मीर टाइम्स अपने आप में एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय था। बिल्कुल मैं इतना ही कहूँगा जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तभी लोग आपको इतना अच्छा स्क्रीन प्ले या पटकथा लेखक कहते हैं, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो विवरण दिया उस समय का, हमारे लिए तो एक रील आंखों के सामने चलनी शुरू हो गई कि उस समय आप पानी के बीच में हैं, दोनों साइड से गोलियां चल रही हैं, और ये दिखता है कि किस तरीके से आपका पैशन बाहर आ रहा था। एक आप कश्मीर टाइम्स में एक हर रविवार को एक साप्ताहिक भी लिखते थे जो काफी चला और काफी साल आपने लिखा। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। और इससे पहले एक मैं चीज भूल गया बतानी, कि जितनी उस समय पत्रकारिता की इज्जत थी, बिकॉज मोबाइल था नहीं, उतना ही अखबार की भी इज्जत थी। अब तो आधी से ज्यादा खबरें तो हम एक रात पहले ही देख लेते हैं और सुबह अखबार प्रिंट होती है। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं पूना में एमबीए करता था, और जब हम ट्रेन में झेलम से जम्मू से वहां पे जाते थे तो रास्ते में कुछ खाने का सामान आता था, वो भी किसी लिफाफे में। तो रास्ते में 1 घंटे तो हम उसको भी पूरा खोल के पढ़ लेते थे। इतनी ज्यादा अखबार की जरूरत थी, मोबाइल था नहीं। तो उस समय में जैसे डॉक्टर विकास ने भी कहा, इतना कार्य करना एक बहुत ही हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज आप हमारे बीच में और अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जी। तो जो साप्ताहिक रविवार ये था उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उसके लिए ये है कि उस स्तंभ का नाम, उस कॉलम का नाम दस्तक था। उसके पीछे कहानी ये है कि पत्रकार के तौर पे तो कश्मीर टाइम्स के साथ मैं 96 से जुड़ चुका था। और मुझे बीच में ऐसा लगा कि क्योंकि मेरा रुझान जो था वो थोड़ा, उसका दायरा बढ़ रहा था, तो मुझे कश्मीर टाइम्स में, अगर दैनिक कश्मीर टाइम्स, तब हिंदी की कश्मीर टाइम्स भी होती थी, जी। तो उसमें अगर साप्ताहिक स्तंभ मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं डरता डरता वेद भसीन जी के कमरे में चला गया। मिलते तो हम रहते थे, लेकिन उनके सामने इतनी बड़ी बात कहनी, मैं आज भी हैरान होता हूँ कि मैंने कैसे उनके सामने ये बात कह दी। कैसे ही मैंने हौसला किया कि मैं कश्मीर टाइम्स में, दैनिक कश्मीर टाइम्स में साप्ताहिक स्तंभ चाहता हूँ, उसके लिए स्पेस चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और ये वो दौर था सर कि जिस समय कश्मीर टाइम्स में बहुत दिग्गज लोगों के कॉलम छपते थे। राज ठाकुर हुआ करते थे, उनका एक बहुत मशहूर कॉलम होता था उजड़े हुए दयार में। किरपाल सिंह कसाली जी थे, उनका बहुत ही एक चाहने वाला कॉलम था, लोग चाहते थे बहुत उसको, कसक करेजे माही। नरेश गुलाटी जी का था, फिर अपने मनोज शर्मा जी का फिलहाल बहुत चलता था, और खासतौर पे उसको संस्कृति कर्मी लोग जो थे वो बहुत पढ़ते थे, फिलहाल को बहुत अच्छा कॉलम था। और ये बड़े प्रतिष्ठित लोग थे। तो मैं एक बच्चा था, लेकिन मैं गया, और भसीन साहब को पता नहीं मुझमें क्या लगा कि उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है आप लिखो लिखो लिखो"। तो जो न्यूज रूम में एडिटर थे, तो उनको लगा कि ये क्या, मतलब ये लड़का खबरें खबरें तो देता था, वो तो ठीक है, अब ये वीकली कॉलम क्या लिखेगा ये। खैर, उनके आशीर्वाद से मैंने लिखना शुरू कर दिया। हर संडे को छपता था दस्तक, और ये पूरे दस्तक जो है पूरे 10 साल चला। ओ। जी। हाँ, बीच में कुछ 4-6 महीने के लिए थोड़ा अंतराल पड़ा होगा किन्हीं कारणों से। पूरे 10 साल तक चला।
और इसमें आप ठीक कहते हैं कि सामाजिक विषय और थोड़े बहुत राजनीतिक को छूने वाले विषय और सांस्कृतिक और साहित्यिक और ये इस तरह के सारे विषय होते थे। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और ये कश्मीर टाइम्स तो खासतौर पे कश्मीर टाइम्स में कॉलम, जहां इंग्लिश कश्मीर टाइम्स में आप कुलदीप नैयर के कॉलम पढ़ रहे हैं, बलराजपुरी के कॉलम पढ़ रहे हैं, पूनम आई कोशिश के कॉलम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में इतने, खुद हिंदी में भी बड़े लोग हैं, तो जी उनके साथ अपना छपना जो है ये बहुत बड़ी बात थी। और वो कश्मीर टाइम्स जहां से अनिल आनंद जैसे पत्रकार निकले, जहां से राजू केनी जैसे पत्रकार निकले, जहां से शुजात बुखारी जैसे निकले, जहां इस तरह के लोग, मोहम्मद सईद मलिक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभी तक, आशा खोसा जो हैं, और इस तरह के कई पत्रकार निकले। तो आप उस विश्वविद्यालय की एक पहली कक्षा में अगर दाखिल हो जाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कॉलम लिखना तो बहुत बड़ी बात थी। और उसमें ये था कि कॉलम के लिए, अगर आप स्तंभ के लिए पूछ रहे हैं, मेरे साप्ताहिक स्तंभ के लिए, तो विषय जो थे वो इस तरह के हुआ करते थे कि सांस्कृतिक तो थे ही थे, जम्मू के इतिहास को लेके तो थे ही थे, जम्मू की ऐतिहासिक घटनाओं को लेके, इतिहास को लेके नहीं, जो उस समय की समसामयिक घटनाएं थी, कॉन्टेम्परेरी घटनाएं घटा करती थी, उनको लेके था। लिटरेरी एक्टिविटीज जो थी उनको लेके था। लेकिन उसके अलावा एक जो, आप उसको राजनीतिक कह लें या आप उसको किसी और तरीके से कह लें, वो विषय भी थे, क्योंकि तब भारत पाकिस्तान के संवाद की बात भी चल रही थी, क्योंकि वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, तो वो इन चीजों को लेके बहुत आशावादी थे, वो डायलॉग चाहते थे और उन्होंने कोशिश भी की। तो ये सारी चीजों का असर उस वीकली कॉलम में 10 साल रहा, क्योंकि 6 साल तक वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने, आपके सामने है जो कुछ भी हुआ, उन्होंने कोई अपने से कसर नहीं छोड़ी कि दोनों मुल्कों में प्रेम और सांस्कृतिक आदान प्रदान सारी चीजें हो और डायलॉग की शुरुआत हो, संवाद चले। और इसी के दौरान जो था कंधार हाईजैक भी हुआ, और इसी काल में मुझे लगता है कि आगरा समिट भी हुई। जी तो इन चीजों का मेरे स्तंभ पर जो था, साप्ताहिक स्तंभ पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था, तो इनको मैं छूता था, इन पर लिखता था। तो कुछ इस तरह का था। और मैं खुद एक सीमांत क्षेत्र का इंसान हूँ। मेरा गांव तो बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर है, और मेरा शहर जो अखनूर है वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। और बॉर्डर की घटनाएं जो है, चाहे वो 47 का बंटवारा, में तो खैर था ही नहीं 47 में, मैं तो 65 में भी नहीं था, 71 में भी नहीं था, लेकिन हमारे परिवार पर या हमारे इलाके के लोगों पर वो जो असर पड़ा, तो वो सारी चीजें पत्रकारिता में या साप्ताहिक स्तंभ में और उस समय भी जो घट रहा था, वो सारी चीजें आ जाती थी और आई, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से 10 आपके लिए बहुत लकी है, और शायद हमारे लिए भी, क्योंकि आपने बिल्कुल। 10 वर्षों तक आपने वो रविवारी है साप्ताहिक लिखा, और आज तभी टेल्स के भी 10वें एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विकास। आपने वाजपेयी जी की बात की, उस दौर में जब वो लाहौर गए, तो हमारे ही तभी टेल्स में कुछ एपिसोड पहले सीमा सहगल जी आई थी, तो उनके गाए हुए गानों को, सरहद को की कैसेट को, तो सीडी को वहां पे नवाज शरीफ साहब को दिया गया था उस समय। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हिस्टोरिकल बात थी जो जम्मू से जुड़ी हुई थी, और आपने इन विषयों को रखा अपने दस्तक कॉलम में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कनेक्टिंग द डॉट्स। आपकी बात बिल्कुल। जो है बिल्कुल कनेक्टिंग द डॉट्स टाइप हो गई है, क्योंकि सीमा सहगल जी ने भी वही एक, अगर कनेक्ट देखा जाए, जैसे आपने बताया सरहद का, कल दीपक कुमार जी से हमारा एक डिस्कशन हो रही थी, मेरे और डॉक्टर विकास की, जो कल रिलीज हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। और तो जम्मू अभी भी मेरे ख्याल से इतना बड़ा नहीं है, सभी लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आई थिंक दैट इज द मैसेज। विकास जी, तो मेरे को लगा बीच में कनेक्टिंग द डॉट्स वाला इंपॉर्टेंट मेरे को लगा है कि फैसेट है, विच बिल्कुल। वी शुड ऐड। जी बिल्कुल। तो आपने कॉलम्स लिखे, वीकली कॉलम्स लिखे, रिपोर्टिंग की, उसके साथ साथ आपने काफी साक्षात्कार भी लिए, इंटरव्यूज भी लिए। तो आपको कौन सा, किन हस्तियों के साथ कोई इंटरव्यू हो जो आपको चुनौतीपूर्ण लगा हो और प्रेरणादायक रहा हो, लगा हो, वो आप शेयर करें हमारे साथ। विकास सर, चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक, आपने बड़ा अच्छा दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। चुनौतीपूर्ण भी रहे और प्रेरणादायक भी रहे। चुनौतीपूर्ण
मेरे लिए रहा इनका इंटरव्यू करना खुशवंत सिंह जी का, ओ। जबकि वो मैंने किया नहीं, हुआ नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। चुनौतीपूर्ण बहुत रहा। अच्छा, फिर उसके बाद वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है दिल्ली की कि उसके बाद चुनौतीपूर्ण रहा मेरे लिए, काफी लोग थे मुझे, डॉक्टर असगर वजाहत जी का, जिस लॉ नहीं देखे हो जमे ही नहीं, मतलब उसके जो लेखक हैं। और हाँ, सबसे चुनौतीपूर्ण इंटरव्यू जो मेरे लिए रहा वो रहा सईद अली शाह गिलानी का। और सईद अली शाह गिलानी के इंटरव्यू की जो साक्षात्कार की कहानी है, अगर आप कहें तो मैं बताता हूँ। जी जी जरूर। जी, तो वो ऐसा था कि मैंने कहीं से उनका मोबाइल नंबर लिया था, मोबाइल फोन आ गए थे, तो मैंने कहा इनसे बात करते हैं। तो ये कहाँ है, श्रीनगर में है, दिल्ली में है, या जहां भी है, या जम्मू कब आ रहे हैं, तो ये पता करके इनसे बातचीत करते हैं। तो जब मैंने वो नंबर डायल किया तो वो किसी और ने फोन उठाया। तो वो कहते, मैंने कहा जी सईद साहब से बात करनी है। तो कहते आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किसके लिए इंटरव्यू करेंगे, कब छपेगा, क्या पूछेंगे। तो मुझे खुद उनको अपना इंटरव्यू देना पड़ा। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं लीजिए सईद साहब का नंबर। तो मैंने ले लिया। फिर मैं उस नंबर पे डायल करता हूं तो फिर वो कोई और बोलता है। फिर वो मेरा इंटरव्यू करते हैं, वही सवाल, फिर मैं उनको बताता हूँ। फिर कहते हैं ठीक है ठीक है, अब ठीक है, अब लीजिए नंबर। फिर तीसरी दफा फिर कोई और बोलता है। फिर वो मेरा इंटरव्यू करता है, मेरा साक्षात्कार करता है। तो मैंने कहा जी ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बड़ा दिलचस्प है। तो फिर वो जो चौथा नंबर देते हैं वो सईद अली शाह गिलानी का होता है। तो सईद अली शाह गिलानी जो थे वो दिल्ली में थे, तो मैं खुद उस वक्त दिल्ली में था। तो ये एक इत्तेफाक था कि मैंने कहा आप कहाँ, कहते जी मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, फोर्टीज में, फोर्टीज में स्कॉट में उधर अस्पताल में। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ अपना ट्रीटमेंट के लिए, अपने चेकअप के लिए आता रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम दूसरे दिन हम वहीं पे मिले और हमारी बातचीत हुई। और परवेज मुशर्रफ तब चले गए थे आगरा समिट से। ये जो 2 दिन का उनका यात्रा थी या जो भी था आगरा समिट का। और पहले दिन तो पत्रकारों के साथ बड़ी उनकी वार्ता रही, आपको भी पता है वो लाइव चली पूरी दुनिया में। लाइव चला था जी। जी जी। तो फिर मैंने उसको लेके भी, आगरा समिट को लेके भी, जो उनका 4 पॉइंट फार्मूला था उसको लेके भी सवाल पूछे, और तरह के कि किस तरह से आपको आजादी मिलेगी, आप आजादी की बात करते हैं तो कैसी आजादी है जो भी है। फिर उन्होंने उनके जवाब दिए, और खैर वो अलग बात है, लेकिन ये इंटरव्यू मेरे लिए करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। और दूसरा प्रेरणादायक इंटरव्यू अगर आप पूछ रहे हैं साक्षात्कार, तो प्रेरणादायक मेरे लिए पद्मा सचदेव जी का इंटरव्यू जो है। और पद्मा जी के मैंने 3 साक्षात्कार किए। ओ, हाँ, एक ऑडियो वीडियो और एक कलम के साथ, जिसको कहते हैं कलम बंद करना, और अलग अलग समय में किए। और 2 तो मैंने उनके घर में ही किए, दिल्ली चित्तरंजन पार्क में। तो वो बड़े अच्छे इंटरव्यू थे। और एक प्रेरणादायक इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जो बढ़िया, जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला, वो था उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन का। वो इतना अच्छा इंटरव्यू था कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जम्मू आए हुए थे। तो उनका कंसर्ट था अभिनव थिएटर में शाम को। 2011 या उससे पहले का है? 2011 नहीं 12 नहीं, नहीं, 11 से काफी पहले का है। क्योंकि मेरा 2011 भी में मैंने, हाँ 2011 में 12 की बात है, ये कठुआ में भी आए थे आकाशवाणी में। जी हाँ, वहां मैंने लाइव देखा है इनका कंसर्ट में। उससे पहले का होगा ये। ये मेरे ख्याल से 2004 या 5 का है। हाँ, फिर काफी पुराना है। काफी पुराना है। यहाँ रेजेंसी रोड में होटल हुआ करता था नटराज। जी। हाँ, छोटा सा होटल है, बड़ा खूबसूरत होटल था तब। हम लोग चले गए वहां पे। जब हम गए तो उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, जो दोनों भाई हैं, जो एक बड़े महान व्यक्तित्व के मालिक हैं, वो होटल के प्रांगण में खड़े होके हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम गए तो उनके, मैंने चरणों को हाथ लगाया, फिर वो अंदर ले गए, अंदर हम बैठ गए। तो उनको लगा कि ये कोई बहुत बड़े पत्रकार हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं।
तो पूछते आप दिल्ली से कब पहुंचे, मैंने कहा नहीं दिल्ली से नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हम जम्मू के ही हैं। कहते अच्छा अच्छा। तो फिर खाना वो खा चुके थे दोपहर वाला, तो फिर गरम गरम गुलाब जामुन आ गए, कॉफी आ गई। तो इसमें मैंने देखा कि उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जब सोफे पर बैठे ठीक मेरे सामने, तो मोहम्मद हुसैन पहले बैठ गए और उनके बाएं ओर अहमद हुसैन बैठ गए। तो अभी बातचीत शुरू होने वाली थी कि अचानक मोहम्मद हुसैन उठे और बड़े भाई अहमद हुसैन को कहने लगे कि भाईजान आप उठिए और आप इस तरफ आइए। तो मैंने कहा ये इसके पीछे क्या वो है, मतलब तर्क क्या है। तो मैंने उसको समझने की कोशिश की, तो फिर मैंने देखा कि उनकी जितनी भी उस समय की ऑडियो कैसेट्स थी, उनके जो कवर थे उसमें बड़ा भाई पहले होता था, उसके साथ छोटा भाई होता था। तो वो एक दूसरे को इतना सम्मान देते थे कि उनको लगता था कि एक फोटो भी अगर पेपर में ऐसी छप गई कि छोटा भाई पहले बैठा है, बड़ा भाई दूसरे नंबर पे बैठा है, तो ये एक बहुत बड़ा कुछ अपराध हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रेरणादायक बात थी कि इतनी तहजीब उनमें। और उस साक्षात्कार के दौरान मुझे लगता है कि वो कोई 1 घंटे का साक्षात्कार था, तो 1 घंटे में ज्यादा नहीं तो कोई 60 बार उनके मुंह से, हर जुबान से, हर मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए ये निकल रहा था, आपकी दुआ से, बस। आपकी दुआ से फिर ऐसा हुआ, आपकी दुआ से फिर हम लंदन गए, आपकी दुआ से हमें वो अवार्ड मिला, आपकी दुआ से फिर ये हुआ। तो मैं हिल गया था ये चीजें सुन। और इसी साक्षात्कार में जो एक चीज कभी नहीं भुलाई जा सकती, और मुझे लगता है कि काफी लोगों के लिए ये नई बात होगी, तो वो ये थी कि बातचीत में सवाल जवाब चल रहे थे, तो मैंने उनको ये पूछा कि कोई ऐसी घटना आपके जीवन की जो आपको भूलती नहीं है, जो आपको बार बार याद आती है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है कि एक हमारा कंसर्ट चल रहा था, एक लाइव चल रहा था, स्टेज परफॉर्मेंस चल रही थी, अ, किसी राज्य का नाम दिया उन्होंने, किसी शहर का नाम दिया भारत में ही। तो कहते वहां क्या हुआ कि हम गाना गाना शुरू हुए, हमने 2-3 गजलें गा दी थी, तो नीचे से एक स्लिप आती है, एक पर्ची आती है फरमाइश की। तो उसमें लिखा है कि ये वाली गजल आप गाइए प्लीज। तो कहते कि हम उनकी फरमाइश की गजल नहीं गा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्चियां आ रही थी, बहुत ज्यादा फरमाइशें आ रही थी, तो उनकी गजल जो हम हमसे रह गई। तो वही स्लिप उनकी, वही फरमाइश, वही स्लिप दोबारा आती है थोड़ी देर के बाद मंच पर। वही गजल है सनम तुझसे जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, याद रखना तुझे याद बहुत आऊंगा। कहते हमसे फिर वो गजल रह गई, फिर हमने 2-3 गजलें गा दी, फिर वो स्लिप दोबारा आ गई और वही फरमाइश, वही शख्स। कहते फिर हमने कहा कि नहीं ये आदमी कोई बहुत हमारे कोई चाहने वाले हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और ये गजल गानी चाहिए। तो उन्होंने उस गजल को गाना शुरू किया, और अभी उन्होंने ये गजल गाना, आधी ही गजल गाई थी कि ऑडिटोरियम में उन्होंने देखा कि लोग उठते 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 किसी एक जगह पे उनका जमावड़ा हो गया, लोगों का, लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो वो सारा कंसर्ट जो था एक तरह से डिस्टर्ब हुआ, या उसमें खलल पड़ी, और पता ये चला कि जिन्होंने फरमाइश की थी उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो ये चीजें नहीं भूलती हैं, क्योंकि आप जब किसी का साक्षात्कार करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक तरह का आप किसी की आत्मा का, किसी के दिल का साक्षात्कार कर रहे हैं। तो अगर तो आप सही ढंग से साक्षात्कार करेंगे तो जिसका आप साक्षात्कार कर रहे हैं तो उसको भी एक लगेगा कि मैं अपना कोई अपनी दिल की बात यहाँ कहना ठीक समझता हूँ। तो उसी तरह से केहरी सिंह मधुकर, जो हमारे डोगरी के बहुत वरिष्ठ कवि रहे हैं, उनका साक्षात्कार था, लेकिन वो इतना कंट्रोवर्शियल था, इतना विवादास्पद था कि वो ना कभी छपा, तो ना कभी उसको मैंने सामने लाना उचित समझा, जबकि वो ऑडियो में है, आज भी मेरे पास है। मुझे लगता है काफी वैरायटी के लोग भी मिलते होंगे, अलग अलग फील्ड के,
और गिलानी साहब के इंटरव्यू से वही याद आया मुझे, सन्नी देओल का डायलॉग कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और आपको इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू। और ये देखिए, ये भी 4 लेयर्ड सिक्योरिटी, कितनी स्क्रूटनी थी उनकी। मैं वो देख रहा हूँ कि असली गिलानी साहब पे पहुंचने तक आपको 3 लेयर्स ऑफ वो जो चेक नहीं करते, फ्रिस्किंग आपकी हुई। तो बहुत बहुत ही खूब आपने प्रसंग शेयर किए। और मुझे उमर लगता है अब्दुल्ला कि साहब का भी, उमर अब्दुल्ला साहब का भी किया मैंने। जी, जब ये पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो वो भी जो इंटरव्यू था वो मोबाइल फोन पर था, टेलीफोनिक था। 2009। 2009। तो मेरे ख्याल से जब सुधीर सिंह बलोरिया जी चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ मुख्य सचिव। सेक्रेटरी। हाँ, ये उस समय की बात है। तो रात का समय था, तो मैंने उमर साहब को फोन किया। वो मुझे नहीं जानते थे पहले से। तो जो चीज मुझे उसमें दिलचस्प लगी या अच्छी लगी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन खुद उठाया और मैंने कहा, जी मेरा नाम ये है और मैं वहां से बोल रहा हूँ और मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है क्योंकि कल के पेपर में ये छपना है। कहते, कुंवर साहब मैं गांदरबल में हूँ। मुझे लगता है रात के 9 बजे थे तब। मैं गांदरबल में हूँ और मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ आप 2 मिनट दीजिए, मैं गाड़ी साइड पे लगा के आपसे बात करता हूँ। और उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, फोन को कट भी नहीं किया और मेरे साथ डिटेल में बात की, जो दूसरे दिन में छपा भी, वो भी मेरे पास पड़ा है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो इस तरह की कई चीजें आप यानी पूछे हो तो। बहुत ही आई थिंक बढ़िया डिस्क्रिप्शन आपने दिया। और दूसरा, जैसे आप कुंवर शक्ति सिंह जी कह रहे थे कि कहीं ये संवाद लंबा ना हो जाए, वो नहीं है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, बिकॉज जब डॉक्टर विकास मैंने जब हमने इसको शुरू करने के लिए सोचा, और उस समय हमारा ये था कि ये कोई पॉडकास्ट व्यूअरशिप के लिए नहीं, नंबर्स के लिए नहीं, ये खाली एक डिजिटल रिपोजिटरी है फॉर पोस्टेरिटी, आगे आने वाले जनरेशन के लिए। कल जी। के समय में, आज से 30 साल बाद, एक डोगरा पत्रकार, उसको लगे कि चुनौतियों से कैसे जूझना है, उस समय वो ये पॉडकास्ट खोल के देखेगा कि उस समय कुंवर शक्ति सिंह जी ने इस साक्षात्कार के दौरान या इस हादसे में को कवर करने के दौरान कैसे उस समय को उन्होंने ठीक से समझा और उसके ऊपर एक्ट किया। तो आप उसके लिए बेफिक्र हो जाइए, बिकॉज किताब अगर जितनी लंबी हो, उतना ही उसको पढ़ने में भी मजा आता है और उतना ही उसके लिए कई एक्सपीरियंसेस निकल कर आते हैं। तो एक आप साहित्य में भी लिखते हैं, इतिहास और समाजशास्त्र, सबके ऊपर आपकी काफी कमांड है। लेकिन जैसे सबका एक फेवरेट बच्चा होता है, इनमें से कौन सा विषय आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और जिसपे आपको लिखने में एफर्टलेस राइटिंग जिसे कहते हैं वो रहती है? पर्सनल हिस्ट्री, जो निजी इतिहास है, मैं उस पर ज्यादा लिखना ज्यादा सरलता से महसूस करता हूँ उसको लिखना। और उसके अलावा अपना डोगरों का जो इतिहास, खासतौर पर डोगरों का इतिहास का मतलब है कि जो डोगरा हीरोज हैं, जो डोगरा साहित्यकार लोग हैं, जो डोगरा संस्कृति कर्मी रहे हैं, कोई भी हो, पद्मा जी हो, मास्टर संसार चंद बड़ू जी हो, या इस तरह के कई लोग हैं, क्योंकि मैं उनसे निजी स्तर पर भी काफी जुड़ा रहा। और इस तरह की जो चीजें हैं, पुराना जम्मू, और उसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान में एक सांस्कृतिक साझेदारी है, जो सांस्कृतिक साझेदारी है, क्योंकि हमारी बोली कितनी वहां तक, अब मलिका पुखराज की बात ले लें, ताहिरा सैयद की बात ले लें, उनकी डोगरी गीतों की बात ले लें। और मलिका पुखराज तो वैसे भी जो है हमारे इलाके से थी, और हमारे दादाजी जो थे उनको अपनी बेटी मानते थे, और सच में मानते थे। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही, सच में। और उनके जो मलिका पुखराज के पिताजी थे, वो दादाजी के पास आते थे कलीट फोर्ट में। तब पुखराज का जन्म भी नहीं हुआ था। वो एक अलग से कहानी है कि बाबा रोटी राम कौन थे, कैसे पुखराज का जन्म हुआ, वो तो आपने भी वो सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। और तो इन चीजों से हम, मुझे लगता है कि मुझे काफी इनसे प्रेरणा मिली और काफी सहजता से मैं इन पे लिख पाता हूँ। जी। नहीं, वो देखा भी मैंने आपको कि जब भी आप मलिका पुखराज जी के बारे में बात करते हैं तो आप बहुत डिटेल्ड स्टडी की है आपने। और
आप बहुत ही सरलता से बात कर लेते हैं, जैसे कि आमने सामने बैठे हो। और दूसरा, आपके कई पोस्ट में मैंने देखा अमृता प्रीतम जी से भी आप बहुत ही अधिक हाँ, प्रभावित हैं। बिल्कुल, और ये उनसे जो मिला भी सबसे, हूं मैं। जी जी, मैंने पढ़ा उनमें कि आपकी उनसे मुलाकात हुई है। तो जब अगली प्रश्न अगर विकास जी जब पूछते हैं, उससे पहले कुछ एक चीजें मल्लिका पुखराज जी और कुछ एक चीजें अमृता प्रीतम जी से आपका कैसा अनुभव रहे हैं, स्पेशली दोनों से। एक तो डोगरा आइकन थी मल्लिका पुखराज, और अमृता प्रीतम जो पंजाबी और इंग्लिश साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं, उनके साथ। अजय सर, इसमें दो समानताएं हैं मल्लिका पुखराज और अमृता प्रीतम जी को लेके मेरे जीवन में। वो है देश का विभाजन। और दूसरी एक चीज जो सिर्फ मल्लिका पुखराज में मैंने देखी, जो अमृता प्रीतम में मैंने नहीं देखी, वो है डोगरी, जम्मू। तो ये चीजें मुझे बड़ी दिलकश लगी और मैंने इन पे काम किया, कोशिश की। और विभाजन, क्योंकि विभाजन का आप सोचेंगे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, और वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने विभाजन को झेला। और हमने झेला का अर्थ ये है कि अगर मेरे पिताजी ने झेला, अगर मेरी दादी ने झेला, मेरी घर के परिवार के बड़ों ने झेला, या मेरे इलाके के, मेरे गांव के लोगों ने झेला, तो ये एक ऐसा दुखांत है कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और विभाजन के कारण जो सरहद दो पार्टों में विभाजित हुई, मुल्क सॉरी, दो देश बने, तो उसका खामियाजा जो है वो हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि आज भी कई कई बार गोलाबारी तेज हो जाती है हमारे इस इलाके में। या आप सुचेतगढ़ की तरफ की बात कर लें, कानाचक की कर लें, मैं तो इस तरफ की बात करता हूँ, अखनूर के जो सीमांत इलाके हैं। तो कई बार लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। कई बार लोग जो है, मैंने सीमा के कस्बे और उन गांव के जो बाजार हैं, वो मैंने वीरान देखे। मतलब इतना दुखद है कि आप, लोग इतनी बार उजड़े हैं, अभी तक उजड़ रहे हैं। तो खैर, मैं कहीं से कहीं पहुंच गया। मल्लिका पुखराज और अमृता प्रीतम जी की बात थी। और अमृता प्रीतम जी का जो साहित्य है, आपको तो पता ही है कि वो विभाजन से कितना उसके से प्रेरित है, या वो खुद विभाजन की भुक्त भोगी थी अमृता प्रीतम जी। एक तो ये कारण है। दूसरा, उनकी जो लेखन की शैली है अमृता जी की, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मल्लिका पुखराज जी का तो मैंने आपको पहले से बता दिया। तो मल्लिका पुखराज जी जो है वो अ, बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहे। मेरे नहीं रहे, पिताजी के भी नहीं रहे, दादाजी के रहे। दादाजी को कभी अच्छा नहीं लगता था कि वो किसी शाही परिवार में परफॉर्म करती, किसी बड़े शाही परिवार। वो उनको अपनी बेटी समझते थे। और कुछ ऐसी बातें हुई भी जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। पुखराज जब आखिरी बार जम्मू आई, मेरे ख्याल ये 88 की बात होगी, 88 की बात होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी दौरान पुखराज जी का इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो है, वो डीसी प्रशांत जी ने किया था, धर्मचंद प्रशांत जी ने। तो उसकी प्रति भी मेरे पास पड़ी हुई है, फोटोकॉपी। और डीसी प्रशांत जी से भी मैं बाद में मिला कि क्या बात हुई, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो कई चीजें ऐसी थी कि जो पहले सामने नहीं आई थी, उस वक्त सामने आई। और खैर, इन चीजों की ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ कि पुखराज का जब अभिनव थिएटर में कंसर्ट था शाम को, और ताहिरा उनके साथ थी, तो पुखराज जी ने मंच पर पूछा कि क्या वेदपाल दीप यहाँ पे हैं। तो सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वेदपाल दीप तो वहां थे ही नहीं। तो वेदपाल दीप अखनूर में थे, इसी घर में थे, निर्दोष साहब के साथ बैठे हुए थे। जी तो तब हमारे घर में तो मेरे ख्याल लैंडलाइन फोन भी नहीं था शायद, मोबाइल तो बड़ी दूर की बात है। किसी तरह से पता नहीं चला कि पुखराज दीप साहब को वहां पे याद कर रही थी आज। और फिर पुखराज का काफिला काफिला मल्लिका पुखराज जी का काफिला इसी घर से थोड़ी ही दूर जो सड़क है वहां से निकलता है। फिर वो हमीरपुर में जो उनका गांव है, जहां उनका जन्म हुआ, जिसको आप छम सेक्टर कह लें, परगवाल सेक्टर कह लें, पलावाला के समीप कह लें, उस हमीरपुर गांव में गए। और वहां से उन्होंने दरिया के किनारे खड़े होके एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, और उसी मिट्टी को वो अपने साथ लाहौर लेके गई। मेरे ख्याल से वो कराची थी तब,
लाहौर से वो कराची चली गई, तो वहां लेके गई। तो ये जो उनका इस मिट्टी के प्रति प्रेम था। अब बात आई कि वेदपाल दीप का नाम उन्होंने क्यों लिया। जी। वेदपाल दीप जी ने, क्योंकि वेदपाल दीप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार भी थे, इंग्लिश के एक अच्छे एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे। तो वो बड़े अच्छे कल्चरल नोट्स लिखते थे। तो उन्होंने पुखराज पर एक आर्टिकल लिखा था। वो आर्टिकल जो था वो कश्मीरी टाइम्स का वो जो अंक था, या वो जो उसकी जो कटिंग थी उस आर्टिकल की, वो वेदराही जी ने बॉम्बे से मलिका पुखराज को पोस्ट की थी। तो तभी पुखराज जी पूछ रही थी कि वेदपाल दीप क्या यहाँ पे है। तो आप देखिए कितनी चीजों के साथ चीजें जुड़ रही है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कहानियां हैं जी। बिल्कुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत ही मार्मिक भी है कि जो जो विभाजन हुआ, तो हम जब जब भी आता है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 15 अगस्त 1947, तो मुझे कभी कभी याद आता है कि उस समय जब डिस्प्लेस हुए लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो मुझे सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं कभी महसूस होता है दिल से कि देश तो एक ही है, अखंड भारत जो जैसे था। कोई पॉलिटिकल रीजंस या जो भी रीजंस रहे कि हमें दो में बांटना पड़ा, और उसकी जो दर्द है, जैसे आपने बयान किया कि कितना दर्दनाक है, तो ये तो हम जैसे ही लोग वहां हैं, हम जैसे ही जैसे वो मिट्टी लेके गई यहाँ से, जहां अपने जन्म स्थान की। तो मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब ये जैसे जर्मनी एक हो गई, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब रियलाइजेशन होगी उधर वालों को भी और इधर वालों को भी कि ये गलत स्टेप था, हम इकट्ठे ही एक थे, एक ही मिट्टी के संताने हैं, तो मुझे लगता है कि ये दास्तानें जो आप बतला रहे हैं, ये दर्द छलकाती हैं। कल्चर मिलता है, नेचर मिलती है, सोच मिलती है, बोली मिलती है, तो फिर ये आर्टिफिशियल लाइन कहीं कोई परगवाल से जा रही है, तो कोई सुचेतगढ़ से जा रही है, तो ये मैन मेड जो दरारें हैं, मुझे लगता है ये समय के साथ भर जाएंगी। हम यही उम्मीद रखते हैं, और ये सब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर शक्ति सिंह जी, आपकी कविताओं की संग्रह जो हैं, हिंदी कविताओं के संग्रह, जिसमें प्रोमिनेंट में दो नाम लेना चाहूंगा, शहर जब सो जाता है और समकाल की आवाज, इनके प्रेरणा स्रोत क्या थे? ये आप कहाँ से प्रेरणा मिली इनको लिखने के लिए? विकास सर, मुझे लगता है कि आपके अंदर जो मटेरियल होता है, आपके दिल में, आपके जहन में, आपके दिमाग में, या जो आपने अपने जीवन में सीखा होता है, तो लेखनी कई प्रकार की होती है कि उसको आप एक्सप्रेस करने के माध्यम अलग अलग होते हैं कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं। अगर तो आप राजनीति पर लिख रहे हैं, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आप कविता में वो नहीं लिख पाएंगे कि उस जगह पे उस दो गाड़ियां टकराई, या उस जगह पे बॉर्डर पर दो लोग मर गए, या उस जगह पे वो आदमी चुनाव जीत गया, तो इसकी कविता कभी नहीं बनेगी। तो उसी तरह से कविता जो है एक बहुत ही संवेदनशील कोना होता है आपके जीवन का। वो एक आत्मिक लेखन है कि आप जिन चीजों को नहीं व्यक्त कर पाए, आप पत्रकारिता में नहीं कर पाए, आप यहाँ स्क्रीन राइटिंग में नहीं कर पाए, और उसको आप कविता में लिखते हैं। और कविता जो है ये एक किस्म की आत्मकथा का लेखन होता है। कविता एक तरह से एक निजी लेखन भी होता है। तो कविता की मैंने लिखी है, और ये दो किताबें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आपने किया है। शहर जब सो जाता है मेरी पहली किताब है। ये यूनिस्टार पब्लिकेशन मोहाली वालों ने छापी है। और मेरे ख्याल उसके 7 सालों बाद अभी मेरी ये दूसरी किताब आई है, समकाल की आवाज, कुंवर शक्ति सिंह। ये उनकी एक सीरीज है। तो ये न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस दिल्ली वालों ने छापी है, जिसका विमोचन विश्व पुस्तक मेला जो अभी लगा है इस बार प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। तो लिखने को तो मैं इन 7 8 10 सालों में, या इस मुझे लगता है कि कविता तो मैं 24 25 सालों से लिख रहा हूँ। तो जिसको आप पर्सनल राइटिंग भी कह सकते हैं। तो 24 25 सालों में मेरी ज्यादा नहीं तो 8 10 किताबें तो आ जानी थी। जी। तो कई लोग तो साल की 2 भी लिखते हैं, 1 भी लिखते हैं। तो लेकिन मैं
इन चीजों में समझौता नहीं करता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अपनी रचनाएं लिखी हुई महीने बाद बाद पढ़ता हूँ तो उनको फाड़ के ये जो यहाँ पे डस्टबिन पड़ा उसमें फेंक देता हूँ। तो मैं कई दृष्टिकोण से लिखता हूँ कि एक ज्यादा भावनात्मक भावनात्मक रूप से तो नहीं लिख दी मैंने कि जो लोगों की समझ में नहीं आए। ये कहीं जो लेखन के जो मापदंड है उससे बाहर तो नहीं है ये कि आपको ही बड़ी अच्छी लग रही है और पढ़ने वाले को ना लगे। तो ये सारी चीजों का जो एक क्रम है ये बड़ा गहरा होता है। तो ये मेरी दूसरी किताब थी और इसके पीछे भी इसको प्रकाशित करने के पीछे मेरे छोटे भाई हैं कमलजीत चौधरी। वो हिंदी के इस वक्त बड़े अच्छे जाने माने कवि हैं इस वक्त भारत में। और उन्होंने कहा कि आपकी किताब यहाँ से छपनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ से छपनी है तो यहीं से छापेंगे। तो उन्होंने उनका बड़ा योगदान है। और मेरे साहित्यिक गुरु हैं मनोज शर्मा जी, जो कश्मीर टाइम्स में फिलहाल कॉलम लिखा करते थे और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी कहा, उन्होंने उसको देखा कि इसको कैसे इसको कंपाइल किया जा सकता है कैसे। तो इस तरह से ये दो किताबें आई हैं और किताबों पर भी मेरा काम चल रहा है। कम से कम 3 किताबों पर चल रहा है, लेकिन मैं बड़े धैर्य से काम करता हूँ। जी। बहुत बढ़िया, क्वालिटी मेंटेन रहती है हमेशा। जैसे आपने साहित्य में लिखा शहर जब सो जाता है, समकाल की आवाज, उसके साथ ही आपने 3 जो पिक्चरें हैं जिनका हमने जिक्र शुरू में भी किया था, लाइंस, टू बैंड रेडियो, टी जैसी फिल्में जो जी जियो सिनेमा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। इनमें 2 चीजें आपसे ये पूछना चाहते हैं। एक तो इन पिक्चरों की या फिल्मों की कहानी की प्रेरणा कहाँ से हुई, प्रेरित कैसे हुई, और दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने का अनुभव कैसा रहा, जो अपने में एक नया होगा। तो ये 2 चीजों के बारे में आप कुछ साझा कीजिए। सर ऐसा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्क्रीन राइटर बनूंगा। तो दरअसल मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। तो क्योंकि आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने एफटीआईआई का जिक्र किया, जी। पुणे का जिक्र किया, तो वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि मैं वहां पे जाके फिल्म मेकिंग के जो वो है गुण है या उसकी जो शिक्षा है वो हासिल करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। तो मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था और लेखक तो मैं था ही, वो तो रहना था और अभी भी हूँ। तो ये फिल्मों की बात जो है, मेरे दोस्त हैं राहत काजमी, ये पुंछ से हैं और ये इस वक्त काफी बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। और तो ये मेरे उसमें सानिध्य में ये मेरे ख्याल सन 2002 में आए। मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था तो ये वहां आए और किसी ने मिलाया इनसे। तब ये भी संघर्ष कर रहे थे, तो ये मुंबई में रहते थे। तो फिर हमारी फोन पे बातचीत होना शुरू हो गई। तो ये कई बार बॉम्बे से फोन करते थे और कहते थे कि हमारे लिए एक फिल्म लिखिए, हमारे लिए कोई फिल्म लिखिए। तो इसको 6-7 साल हो गए। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि लिखनी चाहिए। बल्कि एक बार मैंने उनको ये भी कह दिया कि मैंने कहा फिल्म लिखने से अच्छा है मैं एक किताब लिखूं। तो फिर मुझे इस चीज की गंभीरता या इसकी अहमियत बाद में समझ आई कि अब तो ओटीटी चैनल्स का दौर शुरू हो गया है। अब तो सारा कुछ बदल गया है और आप अब जावेद साहब भी तो फिल्में लिखते रहे हैं और गुलजार साहब भी लिखते हैं और कई लोग हैं। सिर्फ आप मतलब मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। तो लिखनी चाहिए। लोग बॉम्बे जाते हैं, संघर्ष करते हैं, काम नहीं मिलता है और मुझे तो घर बैठे हुए मिल रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इस पे हम काम करेंगे। तो जो लाइंस फिल्म है सर, उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं सोया हुआ था। तो सुबह के 5 बजे होंगे या 4:30 बजे होंगे तो मुझे एक सपना आता है। वो सपना क्या है कि वो भी एक सीमा के किसी गांव का है, बॉर्डर के किसी विलेज का है। तो वहाँ खेत है। खेत में एक आप कुटिया कह लें या कच्चा मकान कह लें, वीरान सा पड़ा हुआ वो है। उसमें एक चारपाई पर एक इंसान सोया हुआ है, सोने वाला है। अभी वो लेटता है, अभी वो सोया नहीं है। तो उसके सिरहाने जमीन पर एक गमला पड़ा हुआ है और उस गमले में एक सूखा हुआ पौधा है।
तो वो इंसान सो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जब वो इंसान उठता है, उस पौधे पर, वो पौधा हरा हो चुका होता है, उस पर एक फूल खिला होता है। और मेरा सपना वहीं खत्म हो गया। और सुबह के मेरे ख्याल 4:45 या 5 का समय होगा। तो मैंने कहा ये था क्या, ये प्रभु मुझे क्या समझाना चाहते हैं। इसको मैं कविता में लिखूं, इसको मैं आर्टिकल में लिखूं, इसको मैं कहानी में लिखूं, इसको मैं किस, या दर्शन लेखन में लिखूं, किस में लिखूं। पहले तो मैं इसको समझूं ये है क्या। तो मैं उस पर सोचना शुरू हो गया कि ये कितना सिंबॉलिक था, या कितना सररियलिस्टिक था, या कितना रियलिस्टिक था। तो 6 बजे, 6:30 बजे मैंने राहत जी को बॉम्बे में फोन कर दिया। मैंने कहा, राहत भाई, इस तरह का कोई सपना आया है, अब इसको करना है कुछ। तो ये लाइंस फिल्म की कहानी बता रहा हूँ जी। जिसमें फरीदा जलाल है, हिना खान है। तो कहते हैं हाँ नहीं, अच्छा है, इस पे कुछ किया जा सकता है। अब इसमें जो बैकग्राउंड में चीजें थी, वो बॉर्डर था। वो बॉर्डर के खेत थे, दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, खामोशी छाई हुई थी, और वो वीरान घर था। और मेरे ख्याल से वो वीरान घर या ये चीजें वही थी जो मैंने जर्नलिज्म के दौरान वहां पे जिनका एक्सपीरियंस किया था। तो फिर मैंने किसी तरीके से उस कहानी को लिखना, डेवलप करना शुरू कर दिया, उस स्टोरी आइडिया को। तो बीच बीच में राज जी मेरे को राइटर थे इसमें। तो हम हर शाम को फोन पे लंबी बात करते थे, और अच्छा यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब इसको कहाँ लेके जाएं, अब लड़की का क्या करें, अब उस बंदे का क्या करें। तो करेक्टर इस तरह से डेवलप होने लगे और चीजें उभरने लगी। और 1 साल लगा, और फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। तो फिर फिल्म शुरू भी हो गई, बड़े अच्छे तरीके से शुरू हुई। और जो आप टू बैंड रेडियो की बात कर रहे हैं सर, तो टू बैंड रेडियो की जो कॉन्सेप्ट है, या स्टोरी आइडिया जो है, वो मेरा नहीं है। वो मैंने लिखी जरूर है, उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, उसकी कई हद तक कहानी मैंने लिखी है, उसके स्क्रीन प्ले मैंने लिखे हैं, मैंने और राहत जी ने। लेकिन वो कहानी का जो मूल है, वो राहत के कोई रिश्तेदार या उनकी जान पहचान के लोग थे किसी पहाड़ी गांव के। तो वो, उन्होंने सुनाया कि हमारे जमाने में गांव में रेडियो आया था। राइट। तो रेडियो ऐसे आया, रेडियो का लाइसेंस बना, रेडियो ऐसे हुआ, ये 70 के डिकेड की बात होगी मेरे ख्याल से। तो हंगामा हुआ गांव में, लड़ाइयां हो गई, ये हुआ। तो फिर वो कहते कि इसको इसको करना है, इसको कुछ कर, मतलब कहानी बनानी है, इसकी फिल्म लिखी है इस पे। तो फिर हमने उसको लिखना शुरू किया। तो वो आप देखें, आपने थोड़ी बहुत शायद देखी भी है, ये टू बैंड रेडियो है। तो फिर टी है। टी, बेसिकली टी जो है वो उड़िया में है, उड़िया भाषा में है फिल्म, राइट। जो एयरटेल पे है, एयरटेल एक्सट्रीम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है। और अभी उसका उड़िया से जो है वो हिंदी में भी उसका वो आ रहा है, क्या कहते हैं उसको। ट्रांसलेशन। जी। हाँ, ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, हिंदी रूपांतरण वर्जन। वर्जन, हिंदी हिंदी वर्जन। वर्जन, बिल्कुल। तो वो भी एक रियल कहानी है। मेघना साहू एक ट्रांसजेंडर सेलिब्रिटी हैं। अ, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो टी जो है, ये उनके जीवन पर कहानी मैंने लिखी है, और ये इस तरह की है। और एक वेब सीरीज लिखी है 5 एपिसोड की, अभी वो शूट नहीं, मतलब उस पे काम शुरू नहीं हुआ है, कंप्लीट कर दी है। वो सादत हसन मांटो की 5 कहानियां हैं। ओह वाह। हाँ, तो उनकी अडॉप्टेशन है। अडॉप्टेशन यानी कि मांटो साहब ने अपने समय, अपने काल में वो कहानियां लिखी, पाकिस्तान में रह के लिखी, या विभाजन से पहले मुंबई को लेके लिखी, या उस अंग्रेजों के दौर को लिखी जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे। लेकिन हमने उन कहानियों को हम इस समय में ले आए, वर्तमान में। राइट। उनको इतना इस तरह से रेलिवेंट कर दिया इस समय के साथ। और शहर बदल दिए, जहाँ लाहौर था वहाँ दिल्ली दिखा दिया, जहाँ मुंबई था वहाँ हो सकता है हिमाचल दिखाया, कई जगह पे शायद जम्मू भी दिखाया। ये 5 कहानियां थी। ठंडा गोश्त, खोल दो, और 3 और हैं इस तरह की।
तो देखते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से तो बहुत ही मुश्किल काम है ये। मेरे एक बहुत जी ही क्लोज फ्रेंड है, उनका नाम है मनीष कौशल। तो जी उनकी अभी मैंने डाली भी थी एक दो बार उनकी द लास्ट जजमेंट। तो हम्म, काफी साल हमने इकट्ठे एमबीए की, लेकिन उनका दिल हमेशा डायरेक्शन और एक्टिंग में ही था। तो फाइनली उन्होंने 2 साल पहले डिसाइड किया और उन्होंने जॉब छोड़ी। तो उन्होंने जी तेलुगु में सबसे पहले लास्ट जजमेंट बनाई, फिर उसको अच्छा पंजाब में आके उसको हिंदी में उन्होंने जी बिल्कुल उसका वर्जन दिया। तो मैं कल ही देख रहा था, इट्स ट्रेंडिंग वेरी वेल फेसबुक पे। और फिर वही मुझे अपने बता रहे थे कि 18 मिनट की पिक्चर के लिए, बिकॉज वही डायरेक्टर, वही एक्टर, वही स्क्रीन प्ले राइटर, तो कितना संघर्ष हुआ वो 18 मिनट की पिक्चर बनाने के लिए। बट जब वो निकल कर आई तो इट्स अमेजिंग मूवी। तो पता चलता है कि ये आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, जो आपकी बात से भी पता चला। थैंक्स इस बारे में अवगत कराने के लिए जी कुमार शक्ति सिंह धन्यवाद। जी। जी जी। और शक्ति सिंह जी, जैसे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में हमें पता चल रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि पहले आपने पत्रकारिता में लेखन किया और आप फिल्मों के लिए लेखन किया, ओटीटी के लिए कर रहे हैं। तो इन दोनों लेखन में क्या आपको अंतर महसूस करते हैं आप, कि क्या डिफरेंसेस? देखिए मुझे लगता है कि पत्रकारिता और फिल्मों के लेखन लेखन में, या आप स्क्रीन राइटिंग कह लें इसको, इसमें दो अंतर हैं। अ, पहला जो समानता है, मैं उसकी बात, सिमिलैरिटी है इनमें, जो पहले मैं वो बता देता हूँ कि लिखने वाला जो आदमी है, लिखने वाला जो मन है, वो तो वही है, वो तो आपका अपना ही है। वो जो अनुभव है जो आपने झेला जीवन में, क्योंकि जो आप दृष्टिकोण देते हैं वो आप खुद से देते हैं, वो आप कहीं बाहर से नहीं लेके आते, वो अपने जीवन के तजुर्बों से उनको देते हैं। लेकिन इसका जो सांचा होता है, इसका जो बाहरी रूप होता है, इन दोनों में जो अंतर है, इसमें पत्रकारिता के लेखन में और इसमें फिल्म लेखन में, वो ये है कि ये टेक्निक्स का फर्क है। क्योंकि आपको फिल्म लेखन की तकनीकें अलग हैं, स्क्रीन प्ले जब आपको लिखना है तो उसकी तकनीक अलग है, आपको स्क्रिप्ट जब लिखनी है उसकी तकनीक अलग है, आपको डायलॉग जब लिखने हैं शायद उसकी भी अलग है। तो इस तरह से तकनीकों का फर्क है। और जब आपको पत्रकारिता करनी है तो उसके अपने आयाम हैं, वो भी आप जानते हैं। उसके अपने आयाम है कि क्राइम रिपोर्टिंग में किस चीज का ध्यान रखना है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में किस चीज का ध्यान रखना है, डिफेंस रिपोर्टिंग में, या आप असेंबली में कवर करने गए हैं, या आप सांस्कृतिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो किन चीजों का ध्यान रखना है। और बाकायदा डेस्क पे इन पे बातें होती हैं, दफ्तर में ये प्लानिंग होती है कि कल कैसे करना है, कहाँ कैसे जाना है, क्या पूछना है। तो तकनीकों का फर्क है, और जो इनकी आत्मा है वो एक ही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मैंने पत्रकारिता में इतनी यात्रा तय की, और फिर मैं थोड़ा बहुत स्क्रीन राइटिंग की तरफ या स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ आया, तो वो जितनी यात्रा थी वो सारी मुझे यहाँ काम आई। बहुत बढ़िया। ये बात। इससे ही पत्रकारिता की जो रिपोर्टिंग है, मैं बड़ी देर से मेरे मन में ये प्रश्न था, चलो आप मिल गए मुझे, और मुझे मौका भी मिल गया। ये जो एक शब्द यूज होता है सूत्रों के हवालों से, सोर्सेस, ये क्या होते हैं? देखिए सूत्रों के हवाले से दो, जहां तक मेरी समझ है सूत्रों के हवाले से शब्द का प्रयोग जो है ये दो स्थितियों में लाया जा सकता है। एक तो वाकई में जो सूत्र होते हैं, यानी कि जिन सूत्रों को आप गोपनीय रखना चाहते हैं। और किसी दौर में जब प्रिंट मीडिया का बहुत बोलबाला था और ये डिजिटल या ये पोर्टल्स या ये इस तरह का मीडिया नहीं था, फिर सोशल मीडिया नहीं था, तो तब सूत्रों का हवाला, कब इस शब्द का प्रयोग जो है ना बहुत कम किया जाता, बहुत कम। और सूत्रों का हवाला भी नहीं, विश्वसनीय सूत्रों से के अनुसार ऐसे किया जाता था, या गोपनीय सूत्रों के अनुसार किया जाता था। सूत्रों का हवाला या सूत्रों के अनुसार नहीं किया जाता था। और पत्रकारिता इतनी परिपक्व थी और इतनी मेहनत की जाती थी रिपोर्टिंग के फील्ड में या कहीं भी,
कि आपको कभी, अगर आप कहीं लिखते हैं, सूत्रों का ये हवाला देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में कोई कमी है। तो अब सूत्रों का हवाला, एक तो ये है कि तब कुछ ऐसी चीजें होती थी, कई लोगों के नाम नहीं सामने, कोई पुंछ से, कोई करगिल से फोन करके बता रहा है जनाब ऐसा हो गया है, और मेरा नाम नहीं सामने आना चाहिए, तो वहां आपको ये देना पड़ता था कि सूत्रों का हवाला। और आज भी शायद इस चीज को लेके दिया जाता है, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सूत्रों का हवाला वहां दिया जाता है कि जहां आपको खुद क्लैरिटी नहीं होती, राइट। जहां आपको खुद लगता है कि मैं यहाँ मुझ पे कोई सवाल उठ सकता है या मुझ पे कोई कोर्ट का मुकदमा हो सकता है, तो वहां आप लिख देते हैं सूत्रों के हवाले से। मुझे ऐसा लगता जी, बहुत खूब। कुंवर शक्ति सिंह जी, आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, है। जी सर। जैसे मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सम्मान, महाराज गुलाब सिंह मेमोरियल जर्नलिस्ट अवार्ड, महाराजा हरि सिंह सम्मान। जब आप अपने सम्मानों को देखते हैं तो क्या लगता है कि बहुत कर लिया या अभी बहुत बाकी है? अजी सर, मैं नहीं, सच में जब मैं पलट कर देखता हूँ कई बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इतनी जल्दी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा यानी कि मैं इतना इतना काम मैंने किया, और ये वो उम्र थी जब, जिस उम्र में बच्चे टेलीविजन में वीडियो गेम खेलते थे और साथ में कोका कोला की बोतल पड़ी होती थी या थम्स अप की बच्चों के पास, और मैं दिल्ली की सड़कों में धूप में मीलों पैदल चलता था। उसका दरवाजा खटकाता था, उसका खटकाता था, जो अंदर खोल देगा तो सुभान अल्लाह, उससे बातचीत हो जाएगी, जो नहीं खोलेगा उसका भी आभार। तो या जम्मू में या कहीं भी, तो मुझे लगता है कि बहुत, अपने मुंह से तो मैं कहना नहीं चाहिए, मुझे खैर अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा हैरान जरूर होता हूँ कि ये, और उस दौर में जब जब इतने संसाधन ही नहीं थे, जब इतने संसाधन ही नहीं थे, और फिर आज के दौर तक मैंने जो किया है, मुझे लगता है कि बहुत तो, हाँ थोड़ा बहुत तो किया है, और आगे करना भी है, क्योंकि जो आगे करना है वो थोड़ा सा विभिन्न है, सॉरी भिन्न है, डिफरेंट है। क्योंकि अब मैं कुछ और तरह की डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ, अब मैं कुछ और तरह का दस्तावेजीकरण करना चाहता हूँ, अब मैं पर्सनल हिस्ट्री को लेके काम करना चाहता हूँ। अब मेरे जितने इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ लोगों के, उनमें से कुछ मैंने जो है उनकी छटनी करनी है, कुछ चुनने हैं चुनिंदा, और कुछ नए करने हैं, अभी कुछ नए करने हैं, और फिर उनकी एक अलग से किताब मैंने छापनी है। और पर्सनल हिस्ट्री को लेके, या आप एक तरह से कह ले कि आत्मकथा का लेखन जो है, या उसको भी मैं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि ये इस उम्र में आत्मकथा की बात कर रहा है, और ये इतना बड़ा आदमी भी नहीं है, और कोई इतना बड़ा इसको कोई जानता भी नहीं है, और ये आत्मकथा तो लोग तब लिखते हैं जब उनको लगता है कि ये हमारी आखिरी किताब होगी। लेकिन मुझे लगता है कि काफी चीजें ऐसी हैं मेरे जीवन में, या हुई हैं, चाहे वो पत्रकारिता में रहते हुए, चाहे अपने खानदान को लेके, चाहे कई और चीजों को लेके, समाज को लेके, कि मुझे लगता है कि आत्मकथा आनी चाहिए, और अगर जीवन रहा तो इसी आत्मकथा की दूसरी कड़ी भी आएगी। कुंवर शक्ति सिंह जी, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि इतनी लंबी हमने जो स्टोरी सुनी है, ये जो व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं, ये केवल मिड 40s में है। जितना काम इन्होंने इतनी छोटी आयु में किया है, शायद 2 जन्म लगते हैं लोगों को उतना कार्य करने के लिए। बहुत हम्बल हैं कुंवर शक्ति सिंह जी। पत्रकारिता कर ली, मैं देख रहा था एक दिन जगजीत सिंह जैसे गजल गायक जो है उनको आपने कवर किया है। बिल्कुल। इतना कुछ आपने इस उम्र में कर लिया है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितनी जल्दी आपने पत्रकारिता शुरू की, और जैसे आपने बताया कि आप पावा जी को लेके बॉर्डर के पार वहां पे जा रहे थे, उस समय मेरे को जो लग रहा है आपकी उम्र 23-24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और उस उम्र में भी आपने इतना कार्य किया, और एक छोटे युवक होने के बावजूद भी
आप ये वेद भसीन जी के सामने, जिनके सामने खड़े होने की बहुत ही मुश्किल किसी के लिए भी रहती थी, तो इतनी छोटी सी उम्र में मैं कहूँ आपने बहुत ही सराहनीय काम किया। और डोगरों को अ, मैं तो पर्सनली, मैं और डॉक्टर विकास जब रिसर्च कर रहे थे, आपके ऊपर पढ़ रहे थे, यू आर मेड ऑल ऑफ अस प्राउड विद योर अचीवमेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैं कहना चाहता था, एंड आई वाज वेटिंग फॉर इट, कि कब मैं आपको ये शब्द कह सकूं कि हम सबको आप पे बहुत गर्व है, कुंवर शक्ति सिंह जी। सर आपका ये अनडाउटेडली, अनडाउटेडली आपका जैसा। बड़प्पन है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, विकास सर का, अजय सर आपका। क्योंकि होता क्या है कि कई लोगों को, आज के जो लेखक या आज के जो नए लोग हैं, मैं युवा पीढ़ी नहीं कहूंगा, मैं खुद युवा हूँ, तो तो उनको ये मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग मेरे बाद में आए इस फील्ड में, चाहे वो उम्र में बड़े हो, कई लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा कौन है। लेकिन कई लोगों को पता है कि ये बंदा कौन है, जो अपने समय के रहे हैं। और आप इस पॉडकास्ट की इस कड़ी के माध्यम से मैं कई लोगों के सामने आया हूं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका धन्यवाद है कि हमें मौका दिया अपने अपने आपके जैसी शख्सियत को जानने का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी यात्रा को देख के मैं कहता हूँ ना कि जितने भी एपिसोड्स मैं कर रहा हूँ, तो अपने डोगरों की अचीवमेंट्स देख के ये मेरे लिए आंखें खोलने वाली बात है। मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने कितना कुछ कर दिया है। और हर एपिसोड के बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरी छाती जो है वो चौड़ी होती जा रही है। और भाजपा समर्थकों से माफी, कभी मुझे माफ कर दीजिएगा जो 56 इंच से बड़ी ना हो जाए। जैसे जैसे मेरे एपिसोड्स बड़े हो जाएंगे, तो आपका हम सही में हमें बहुत हम गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने डोगरों के लिए, जब इस तरह की अचीवमेंट्स, कहाँ से जर्नी शुरू हुई और कहाँ तक आप लेके आए हैं और आगे जाने का प्लान है। तो कुंवर शक्ति सिंह जी, युवा डोगरा लेखकों और पत्रकारों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा आज की परिस्थितियां देखते हुए? आज का जर्नलिज्म भी देख रहे हैं, आज की लेखनी भी देख रहे हैं आप, उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? आ, सर मैं तो यही संदेश, हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं कि मैं, लेकिन मैं, अगर आपने पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि चाहे वो पत्रकार हो हमारे युवा, या लेखक हो डोगरी भाषा के, तो खासतौर पे डोगरी भाषा के जो लेखक हैं, और जो जम्मू के पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, हालांकि कश्मीर में जम्मू से पत्रकारिता का स्तर थोड़ा अच्छा है, बेटर है। बेटर है, और प्रिंट मीडिया में तो जम्मू में भी अभी काफी स्तर बचा हुआ है, अच्छा स्तर। तो मैं यही कहना चाहूंगा नए पत्रकारों से या नए लेखकों से कि आप कृपया करके साहित्य को पढ़िए जरूर, आप किताबें पढ़िए। और पत्रकार ये ना सोचे कि किताबें पढ़ना एक साहित्यकार या लेखक के लिए जरूरी होता है, किताबें पढ़ना एक पत्रकार के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और अगर आप पत्रकार हैं तो आप फिक्शन पढ़ सकते हैं, आप कविताएं भी पढ़ सकते हैं। आप ये मत सोचे कि ये जर्नलिज्म के संबंध में कोई किताब नहीं, क्योंकि भारत में मैंने देखा है कि हमारे जितने बड़े पत्रकार हुए, वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा के अच्छे, या किसी भी भाषा के अच्छे लेखक या कवि भी रहे हैं। आप खुशवंत सिंह जी का ले लीजिए, आप कुलदीप नैयर जी का ले लीजिए, आप मृणाल पांडे जो हिंदुस्तान समाचार पत्र में थी, और DD1 में हम उनको, दूरदर्शन में हम उनको देखते थे किसी समय में। और कमर वहीद नकवी जो आज तक के मैनेजिंग एडिटर थे, आज तक में भी मेरी सिलेक्शन हुई थी दिल्ली में। तो दीपक चौरसिया तब वहीं पे हुआ करते थे, श्वेता सिंह। तो कमर वहीद नकवी भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन आज तक में मैनेजिंग एडिटर थे। तो इस तरह के कई वरिष्ठ पत्रकार हुए और है, जो साहित्यकार या कवि या लेखक भी। तो इसीलिए मैं युवा पीढ़ी के पत्रकारों के लिए यही कहूंगा कि आप किताबें जरूर पढ़िए, और डोगरी के पत्र साहित्यकारों या लेखकों के लिए भी ये कहूंगा कि आप अच्छी किताबें पढ़िए, सिर्फ अपने दोस्तों की किताबें ना पढ़िए, है ना। तो ज्यादा खर्च नहीं है सर मेरे हिसाब से, कि आप अगर महीने का 600 रुपये भी किताबों पे खर्च कर दें, तो मुझे लगता है कि 600 रुपये में 2 अच्छी किताबें आ जाती है महीने की। तो बिल्कुल। आपको लेनी चाहिए, आपको
पढ़नी चाहिए, बड़ा बहुत जरूरी है पढ़। बहुत सुंदर संदेश है, और मुझे याद दिलाता है, अभी कुछ एपिसोड्स पहले हमने मैडम इंदु कंवल चिप जी का भी जब पॉडकास्ट किया तो उनका भी यही संदेश था कि जम्मू के लोग जो है वो, उनका तो जर्नल था सबके लिए कि पढ़ते नहीं है हम लोग, किताबों से हमें एलर्जी सी है। तो उन्होंने भी ये संदेश दिया कि खूब पढ़ें, किताबें पढ़ें, और किताबें जितने हमारे दिमाग को खोलती हैं, कितनी यात्राओं पे लेके जाती है, मुझे नहीं लगता कि उसका किसी भी चीज से कंपैरिजन हो सकता है। तो बहुत 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 ही सुंदर संदेश आपने दिया पत्रकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। कुंवर शक्ति सिंह जी, अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं, और अब हम आते हैं अपने समाज की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि। हम तीनों की जन्मभूमि और कर्म भूमि इंसिडेंटली एंड फॉर्चुनेटली सेम ही है। क्या हम डुग्गर, जो डोगरा है, क्या हम ठीक राह पे हैं या कुछ बदलाव की आवश्यकता है? अगर बदलाव की आवश्यकता है तो वो बदलाव क्या है? बदलाव, देखिए, बदलाव भी दो प्रकार का है। एक तो बदलाव वो है जो खुद आ रहा है अपने आप, जो एक तूफान की तरह आ रहा है, एक ऐसा तूफान जो काफी चीजें बर्बाद कर रहा है। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि एक वो बदलाव है जो बिन बुलाया हुआ बदलाव है, अनचाहा बदलाव है। और जो बदलाव चाहिए हमें, जिस बदलाव की जरूरत है, उस बदलाव के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उस बदलाव के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। और उस बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों से करनी पड़ेगी। पहला बदलाव जो मैंने सर कहा है वो तो ये है कि वो आप देख रहे हैं कि मैं नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर या उस तरह का कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर तो कोई बुरा कल्चर नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर तो हमें आता ही नहीं, हम तो वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर का भी वो पता नहीं क्या बना देते हैं, कोई अजीब सा कुछ मॉडर्न आर्ट बना देते हैं। तो क्योंकि रीमिक्स। हमें जो चीज, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम कहते हैं जी देखिए वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारी डोगरी खराब हो रही है, हमारी डोगरी ठीक नहीं है। आप यकीन माने सर कि आपने भी ये अनुभव किया होगा कि हम डोगरी बोलते हैं, उसमें कई शब्द डोगरी के नहीं होते। जबकि इसका एक पहलू ये भी है कि डोगरी में कई शब्द जो है दूसरी भाषाओं के शुरू से आए हैं। पर्शियन शब्द भी है डोगरी में, कई बार हम हो सकता कोई टर्किश वर्ड भी हो, और कई बार हम आम बातचीत में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने तो अपने बुजुर्गों से ये डोगरी सुनते हैं, लेकिन उन भाषाओं के शब्द आए हैं। और ये सिर्फ डोगरी के साथ नहीं हुआ है, ये आप देखिए कि संस्कृत और फारसी से किन भाषाओं ने जन्म लिया। तो खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं डोगरी के लिए ये कह रहा था कि हम लोग कई बार ना, मैंने देखा कि आप बंदे के साथ 3 बार डोगरी बोलते हैं। पहली बार जब उसकी सवाल का जवाब डोगरा हो, अगर वो डोगरी में दे, वो फिर हिंदी में देगा, बात करेगा। आप दूसरी बार फिर डोगरी में बोले, वो फिर हिंदी में बोलेगा। अच्छा, अगर वो तीसरी बार डोगरी में आता है आपके साथ, तो वो इस तरह से डोगरी बोलेगा कि वो जम्मू का नहीं है और उसको डोगरी कम आती है, और वो डोगरी पंजाबी भाषा में या दूसरी भाषा में बोलेगा, और वो ऐसा जानबूझ के करता है। तो हमें इस चीज को अपने जहन से निकालना पड़ेगा, हमें इस चीज को निकालना पड़ेगा। और जम्मू जो है, या जम्मू का डोगरा जो है, वो तो बिल्कुल अ, सही दिशा में तो नहीं कह सकते, बिल्कुल सही दिशा में तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप इसका आंकलन जो है अपने पड़ोसी राज्यों से करें, तो मुझे लगता है कि काफी फर्क नजर आएगा। और मैं तो राजनीति की बात करता नहीं हूँ, मैं तो संस्कृति की, साहित्य की, इतिहास की बात करता हूँ। आप जम्मू का इतिहास कितना समृद्ध था, हम क्या लोग हैं। मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, जनरल साहब, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी जो बात, कहानी सुना रहे थे, वो हमने पहले भी सुनी है उनसे। और वो देखिए कितना समृद्ध इतिहास है, और हम उनको नतमस्तक करते हैं कि वो एक जीवंत, इतनी बड़ी जीती जागती धरोहर हमारे बीच में है। और आपने बहुत अच्छा उनका पॉडकास्ट किया है, मनु खजूरिया जी का बड़ा अच्छा किया है, अब दीपक जी का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो बात ये है कि
परिवर्तन लाना पड़े और शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। डोगरी बोलिए और अपनी जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, अपने जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति से मुझे ध्यान सिंह जी याद आ गए। रुटराड़े और वो सारी खान पान डोगरों का जो है, और कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। और कृपाल सिंह जी याद आ गए। इस तरह के कई लोग हैं जो आप दोनों कोई कम थोड़ी है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शायद अभी मैं कुछ 1965 या 70 में प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी ने उन्होंने डोगरी के 2 वॉल्यूम की डिक्शनरी निकाली थी। तो इंसिडेंटली मेरे को नेट पे मिल गई वो, इंटरनेट आर्काइव्स में। और मैं जब उसको देखने लगा डिक्शनरी को, और मैंने कई उन लोगों को दिखाई जो काफी अच्छी डोगरी बोलते हैं, उनमें से 50% शब्द जो हैं वो हमारी डेली यूज में खत्म हो चुके हैं, वो शब्द ही नहीं है। और सबसे बड़ी हमारे लिए आयरनी क्या है कि उसका रीप्रिंट नहीं होता। सो जी मैं भी क्या सोच रहा हूं कि हम सब मिलके एक पहल करें कि एटलीस्ट ऐसी जो किताबें हैं, जिन किताबों में स्पेशली डिक्शनरी है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डोगरी हिंदी डोगरी इंग्लिश डिक्शनरी बनाई है। और कब का उनका थॉट था, आज से कितने साल पहले उनको पहले ही लग रहा था कि ये होने वाला है, मैं कुछ भविष्य के लिए रख लूं। तो एक तो ये था। और कुंवर शक्ति सिंह जी देखिए, मेरे। जी जी मैं माफी चाहता हूँ अजय सर कि आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं इसमें थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूंगा किताबों को लेके कि रीप्रिंट की जो आपने बात की है, कि आप देखिए वेदपाल दीप जी की किताब, उनकी एक ही किताब थी, हंसते हैं बंजारे लोग। वो कहाँ है, किसी को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके प्रकाशक जो था वो डोगरी संस्था जम्मू थी। जी शायद 1-2 कॉपी उनके पास पड़ी हो, मेरे पास तो पड़ी है। कुंवर वियोगी जी की किताब थी घर, सॉरी कार। तो वो मुझे लगता नहीं मिलेगी, वो मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे शौक है चीजों को इकट्ठा रखने का। तो लेकिन वो नहीं है, रीप्रिंट नहीं हो रही है चीजें, मैं उस पर आ रहा हूँ। और अपने परमानंद अलमस जी की किताब थी, पंडित शंभुनाथ जी की किताब थी। और डोगरी संस्था तो आपको पता है कि उसका कितना समृद्ध इतिहास रहा है, और वो किताबें नहीं छपी, वो छपनी चाहिए थी, और उन्हीं टाइटल्स के साथ, वैसी की वैसी। हाँ, प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी अलग होगी, जाहिर है, समय के साथ। बिल्कुल तब वो ब्लॉक प्रिंटिंग या कुछ उसको बोलते थे, अब कुछ और बोलते होंगे, डिजिटल प्रिंटिंग या कुछ और। लेकिन उसी टाइटल के साथ वो छपनी चाहिए, उसी क्रम के अनुसार उसमें रचनाएं होनी चाहिए, कि लोगों को वही फ्लेवर जो अपने जीते जी वो दे गए थे उस किताब का। अब आप गालिब की जितनी मर्जी किताबें छाप लें, लेकिन दीवाने गालिब तो दीवाने गालिब ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो आप शिव बटालवी की कितनी मर्जी किताबों का संपादन संकलन नाम से छाप लें, लेकिन आटे दिए चिड़िया मैनू विदा करो या बिरहा दा सुल्तान, वो वही होगा। तो मुझे लगता है कि वो किताबें छपनी चाहिए, ये बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आई थिंक सब मिलके अगर हम कहीं ना कहीं इस मुहिम को भी आगे बढ़ाएं कि जितनी पुरानी किताबें नहीं, अब मैं कितने साल से कान सिंह बलूरिया जी की जम्मू के ऊपर हिस्ट्री की किताब ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कहीं नहीं मिलती। तो इंसिडेंटली कुछ किताबें प्रिंट होनी शुरू हो गई हैं, और लेकिन काफी हद तक जो है हमारा पुराना इतिहास या साहित्य अभी भी प्रिंटिंग में नहीं है। और कुंवर शक्ति सिंह जी, मैं फिर से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। वर्ड्स ऑफ विजडम जो आज हमने सुने, और शायद दर्शक भी जो सुनेंगे, कई चीज़ों में हमें भविष्य के लिए एक रिपोजिटरी तैयार करने का जो माता वैष्णो ने एक सौभाग्य दिया है। तो मैं और डॉक्टर विकास उसी पे लगे हैं, और उस कड़ी में आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। कुंवर शक्ति सिंह जी, कुंवर शक्ति सिंह जी, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा आपकी इस बात को कि जो डोगरी के लिए जो भी करना है हमने तो अपने घर से शुरू करना है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, एक तो आपकी बात को मैं पूरी तरह मैं ऑथेंटिकेट कहते हैं ना जिसको, मोहर लगाता हूँ, गजटेड ऑफिसर अटेस्ट करते हैं कि ये जो 1 बार 2 बार 3 बार डोगरी वाली बात की, ये मैं अपने पेशेंट्स के साथ कर रहा हूँ। मेरे पास डाटा आ जाता है पहले ही कि ये पेशेंट कहाँ से है, डोगरा है कि नहीं है। जब मैंने कंसल्टेशन करनी होती है ऑनलाइन, हमें
अपॉइंटमेंट्स होती हैं हमारे पास, तो मैं जो डोगरा आता है पेशेंट, मैं जान के डोगरी में स्टार्ट करता हूँ कंसल्टेशन। और आप हैरान होंगे, जैसे आपने बोला जवाब हिंदी में पहली बार, फिर मैं फिर से बोलता हूँ डोगरी जान के, द्वारा दूसरा क्वेश्चन भी मेरा डोगरी में होता है, तो फिर से जवाब हिंदी में आता है। तीसरी बार मुझे बोलना पड़ता है कि आपको डोगरी आती है, डोगरी आंदी तो सही, बोलते हैं हाँ जी आंदी। तो फिर मैं बोल लो, मैं ऐसे दिल्ली च ते बैठे थे नहीं, ते बिल्कुल जम्मू बेइये नहीं डोगरी बोल के, तो इंग्लैंड जाइए तो दिल्ली जाइए तो बॉम्बे जाइए थोड़ी बोलनी, तो फिर सही, वो बिल्कुल। डोगरी में बोलना शुरू करते हैं। मुझे लगता है एक एक कम्प्लेक्स है हम्म, हम्म, कि हम डोगरी बोलेंगे तो शायद अनपढ़ गवार जैसे लगेंगे, ये निकालने की जरूरत है। मैं देखो थोड़े सामने शायद अंग्रेजी भी बोल लेना, हिंदी बोल लेना, लेकिन डोगरी बिल्कुल। भी बोलना पसंद है। और मैंने हिमाचल भी 7-8 साल काम किया, तो वहां सबसे ज्यादा मिस करता था, तो मैं डोगरी बोलना मिस करता था, अरे वाह। अपनी भाषा में बात करना। आप कहते हैं, एक तो मैंने ये प्रण लिया कि जो डोगरा आएगा मेरे पास कंसल्ट करने के लिए तो मैं डोगरी बोलूंगा, वो मुझे चाहे नालायक डॉक्टर समझ ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेरा प्रण है। दूसरा, हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया था कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैड्स में, टाकरी स्क्रिप्ट में जो हमारा वो है वो लिखना मैंने शुरू कर दिया, अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखना शुरू कर दिया है। और लोग अरे पूछते वाह, हैं ये क्या है, मैं ये डोगरी है। क्या तो बात, क्या बात। मुझे लगता है ये शुरुआत घर से करनी, अपने बच्चों से बुलवानी, बच्चों से बोलनी, ये बहुत जरूरी है। और प्योर जो डोगरी है, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं खुद कन्फेस करता हूँ कि मैं भी इन्नी शायद डोगरी नहीं बोली सकता, क्योंकि जी, जी, प्रभाव रहा बाहर भी रहे, लेकिन ये है जी कि हाँ। कमी महसूस होती है, असे भी शौक आंदा। हूँ जियां मेरा एक दोस्त है उधमपुर तो, डॉक्टर ही ना काफी, डॉक्टर अजय करिए, ही स्पीक्स वेरी गुड डोगरी। तो मैं हम्म, उससे जब भी जाता हूँ, मैं तो डोगरी सिखानी। तो आई क्या थिंक बात। कि हमें ये प्रयास करने पड़ेंगे, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन से शुरू करना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत बहुत आभारी हैं तवी टेल्स में, बहुत ही एनलाइटनिंग एपिसोड रहा है ये, मैं टू बी फ्रैंक, कि जो एक यात्रा में कह रहा हूँ मैं, सफर, हम अपने डुग्गर जो आइकन्स हैं इनके साथ साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे। मुझे लगता है कि जब ये हमारे, व्हेन वी विल लुक इनटू हाइंडसाइट, जब हम पीछे देखेंगे कि ये क्या एक्सपीरियंस था तवी टेल्स, माता वैष्णो ने हमें एक प्रेरणा दी और हमने ये शुरू किया, तो हमारा एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, डोगरों के बारे में जानना, एक एक घटना से जानना। तो आपका एक जो सफर एक अखनूर जैसे छोटे जगह से शुरू हुआ, अपने पिताजी का साया खोने के बावजूद भी आपने संघर्ष नहीं छोड़ा, एक पत्रकारिता से, हालांकि आप फिल्म लाइन में जाना चाहते थे, तो वो एक डायलॉग है ना कि जो आप दिल से करना चाहते तो सारी कायनात उसके लिए कंस्पायर करती है, तो वो आपके लिए लागू होता है कि पत्रकार, कश्मीर टाइम्स से शुरू करना पड़ा आपको सफर, लेकिन फिल्मों तक आप पहुंच ही गए। तो दिल में जो है, तो वो माता रानी परमात्मा मुझे लगता है कि वो करवा के छोड़ते हैं। और आपने एथिक्स के साथ जर्नलिज्म किया, करेज के साथ जर्नलिज्म किया, उसके बाद साहित्य में अपने पिताजी के नक्शे कदम पे आप साथ साथ चलते रहे, अपना करियर भी उसमें किया, और फिर अल्टीमेटली जो आपका पैशन था फिल्म लाइन में, वहां पहुंचे। और उसके साथ इतनी दूर पहुंचने के बाद भी आप अपनी जड़ों से कैसे जुड़े हैं, कितने हम्बल हैं आप, कितने अचीवमेंट्स के बाद भी, और वही मैं कहता हूं कि इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी अचीवमेंट्स, तो मुझे लगता है ये माता वैष्णो का, परमात्मा का आप पे विशेष आशीर्वाद है। और हमारी तवी टेल्स टीम की ओर से यही कामना है कि आपने जो आपने आगे फ्यूचर के लिए सोचा है और जिस मिशन मोड में आप लगे हैं, आप उसमें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। माता वैष्णो आपको कामयाब करें, आपको स्ट्रेंथ दें, आपको अच्छी सेहत दें, आप इसी तरह से लगे रहें। और डुग्गर डोगरी डुग्गर संस्कृति के लिए जैसे लगे हैं आप एक सिपाही की तरह, क्योंकि हम मार्शल रेस हैं, सिपाही हैं, हर डोगरा सिपाही है, उसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति इनहेरेंट है, वो लाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें अपने आप को जगाने की जरूरत है कि हम कौन हैं। तो मुझे लगता है वो जगाने का काम आप भी कर रहे हैं, हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो यही प्रार्थना है परमात्मा से कि हमारा सारा ये प्रयास है ये सफल हो, और डोगरों को जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं, शक्ति सिंह जी के इस शक्ति सिंह जी के एपिसोड से उनको भी याद आए, जामवंत की तरह जैसे हनुमान जी ने जगाया, तो कुंवर शक्ति सिंह जी के इस संघर्ष से हम भी जागें। और जो डोगरों का एक समय जो स्थान था, जो जनरल जोरावर सिंह ने किया,
जो हमारे गुलाब सिंह जी ने किया एक ऐसी स्टेट को चला के, तो हम उसी लेवल पे वापस आके और ऊपर आगे जाने का प्रयास करें। तो आपका मैं तवी टेल्स द टेलीकास्ट तवी टेल्स की टीम की ओर से फिर से आभार व्यक्त करता हूं, और अपना समय देने के लिए और अपने दिल से एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। थैंक यू कुंवर शक्ति सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।